अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह आप देखें हम दोनों यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, बिल्कुल ब्लू और वाइट सुबह। और ऐसा ही होता है और क्या, वो खवातीन में बच्चियों के स्कूल का तो यूनिफॉर्म अक्सर इस तरह होता है, डार्क ग्रे। ये तो ब्लू है, लाइट ब्लू होता है, लाइट ब्लू वाइट, लाइट ब्लू वाइट इस तरह ही होता है। लाइट ब्लू वाइट बहुत कॉमन है। एक मैंने देखा वो बहुत ही खूबसूरत है, वाइट और पिंक। वाइट और पिंक, हाँ, लड़कियों के लिए वाइट और पिंक, लड़कों के लिए वाइट और ब्लू। अच्छा। और वो बड़ा ही प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल? ये नहीं, ये प्राइवेट स्कूल था। अच्छा, और छोटे छोटे उस पे ना चेक्स थे वाइट और पिंक के, वो जो बॉक्सेस होते हैं चेकर्ड सा, बहुत ही इतनी क्यूट लग रही थी वो छोटी छोटी बच्चियां। और शलवार कमीज, अच्छा उनमें से कुछ उनके पास ऑप्शन ये था कि एक तो आप शलवार कमीज पहने, या वो नहीं था उनका स्कर्ट होती है ना अक्सर बच्चियों को स्कर्ट बनाई हुई है, उनका था कि भाई पूरा फ्रॉक है पाँव तक, गुड, लंबा ए लाइन ट्यूलिप टाइप चीज थी और वो पाँव तक, छोटी छोटी बच्चियां और बहुत ही खूबसूरत उनका वो जो यूनिफॉर्म था। मजा आ गया देख के। मैं सोच रहा हूँ स्कूल वाली बात मैंने की क्यों, उसकी वजह क्या है कि स्कूल में हमारे यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जिस तरह पढ़ाए जाते हैं वो बस पढ़ाए जाते हैं, बस गुजारे जाते हैं, आपके सर के ऊपर से बहुत सारे सब्जेक्ट्स गुजर जाते हैं। हाँ, कि बस आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या आखिरी क्लास में तो फिर गिर ही रहे होते हैं, बस दाएं बाएं गिरा होता है सर हमारा, लेकिन बस ये क्या हो गया, क्यों हम यहाँ पर आ गए थे। लेकिन वो अक्सर औकात होता यही है कि ज़ाहिर है स्कूल एक बुनियाद बनाता है, इंसान की फाउंडेशन बनाता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी होती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रही होती। फिर कुछ चीज़ें जो बड़ी अहम हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। मतलब मैं तो टॉपर्स के बारे में सोच रही हूँ भाई, क्लास के टॉपर्स, हम गिर रहे होते थे इधर उधर, जिसने पढ़ना होता है उसने फिर वो पढ़ लेता है, ये तो है। थैंक यू। वो तो कमाल करते हैं। हमारे कुछ ऐसे टॉपर्स थे कि वो बार बार सर से पूछें जाके, सर ये ऐसा क्यों है। सर कहते थे समझ आ गई तो हम खामखा आई हो या ना आई हो। हाँ, और वो थे कि जा जाके सर से पूछे, जा जाके सर से पूछे, मैडम से पूछे। तो वो इल्म की चाहत थी जिसकी वजह से वो जाते थे उनके पास और पूछते थे, और वो जो इल्म का जो प्याला था वो भरते थे। और क्या, आप लोगों ने नहीं भरा वो प्याला। लेकिन जैसे भाई मेरे बेटे से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि स्कूल में बिजनेस करना क्यों नहीं सिखाया जाता, स्कूल में टैक्सिंग के मामला क्यों नहीं सिखाए जाते, स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती जो कि ज़िंदगी में वाकई ज़रूरी है और वो आप नहीं सिखा रहे होते। बहरहाल ये एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। दिखा देंगे तो फिर आगे क्या होगा, कॉलेज में क्या सिखाएंगे। अच्छा, फिर जैसे पोइट्री है, अब पोइट्री से जो वाकफियत है, ये जो लिटरेचर, ये जो लेजेंडरी लोग हैं, उनसे वाकफियत स्कूल में इतने अच्छे तरीके से नहीं करवाई जाती कि आपको शायरी या उसके अंदर जो लताफत है या उससे जो आपकी एक तरीके से ज़हनी परवरिश हो रही होती है शायरी पढ़ने से या लिटरेचर पढ़ने से, उस पर ध्यान नहीं होता। हम बस शायरी गुजार रहे होते हैं बिल्कुल उर्दू में। मतलब ये जो मुशायरे, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो बड़ा इसका ट्रेंड होता है। कितना अच्छा हो अगर स्कूल में क्लास में मुशायरा हो रहा है भाई, मुशायरे। एक दिन सर का है उर्दू के मुशायरे की क्लास है, आज सब अपना बताया जाए बड़े बड़े शोरा क्यों इतने बड़े शोरा हैं। बिल्कुल। और आज हम इसका कौन सा एरिया था, कौन किस तरह, मतलब कोई अगर रेबेल था तो वो रेबेलियस क्यों था, कौन से दौर में था, ये बहुत सारी चीजें। गालिब क्यों था, इकबाल क्यों थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। आज हमने असल में शायरी की बात और स्कूल की बात इस वजह से की क्योंकि और एक चीज़ यार मुझे याद आ गई, जो निज़ामों का फर्क है ना, प्राइवेट स्कूल और ओ लेवल वाले और फिर मैट्रिक वाले। ओ लेवल वाले और मैट्रिक सिस्टम वाले। मैंने तो ओ लेवल नहीं किया, मैंने मैट्रिक किया। बिल्कुल, मैंने मैट्रिक किया। ओ लेवल वालों का फर्क ये है कि एक दो बच्चे बैठे थे, ठीक है, और ये साफ साफ मेरी आंखों देखा हाल। एक बच्ची कहती है कि वो मुझे तो सर की क्लास हिस्ट्री की बहुत अच्छी लगती है, और मैंने कहा उसमें हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है, कहती है फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो जिक्र वो करते हैं ना, बहुत मजा आता है फ्रेंच। अब वही बच्चा उसी लेवल के साथ मैट्रिक वाला भी बैठा था, उसने कभी नाम ही नहीं सुना मैट्रिक तक फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, मतलब चाइना में क्या हुआ। वो जो वर्ल्ड व्यू है वो कैम्ब्रिज और इन किताबों से तो आपके पास जरूर आता है, लेकिन पाकिस्तान वाली बड़ी नैरो एजुकेशन हम लेकर चल पड़े हैं। किताबें बदल दें, वहां से किताब उठा यहाँ पढ़ाना शुरू करो यार। वाकई कुछ बात करते हैं एजुकेशन मैंने जब देखा ना तो वो मैट्रिक वाली उसको ऐसे देख रही थी, साइंस में वो नंबर उसके आ रहे थे, डॉक्टर उसने बनना था, वो डॉक्टर बन भी जाएगी, लेकिन जो वर्ल्ड व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, जो डेवलप उस बच्ची का हुआ था, वो चाहे डॉक्टर ना भी बने, वो कॉन्वर्सेशन करता हूं मैं राना तनवीर साहब से बात करता हूं मैं। गए राना साहब गए, अब अगला जो आएगा अल्लाह करे कि उसको इतना एहसास हो। चलो ठीक है, उनसे बात करेंगे। अहमद फराज साहब की आज बहुत अहम आज दिन है जी, आज अहमद फराज साहब की बरसी है। ये वही बच्चे नाजरीन जिनके बारे में हम कह रहे थे ना कि हम तो सर हिला देते थे, ये पूछते होंगे उनसे जाके। इधर उधर आप कैमरेज में निकल गए। अहमद फराज साहब पाकिस्तान के, बल्कि बर्रे सगीर के, बल्कि दुनिया के बहुत बड़े शोरा में उनका शुमार होता है। अहमद फराज साहब कोहाट में पैदा हुए थे और मेरा इलाका इस नाचीज़ का इलाका
रखा है, कोई असर ना आया। मगर अहमद फराज साहब के साथ दरअसल घर का फासला बहुत था हमारा। अच्छा, दूर था। हाँ, दूर था, वरना अगर करीब पास पड़ोस के होते तो फिर तो अभी वो H8 के कब्रिस्तान में, थोड़ा वहाँ करीब भी आप जाएं। नहीं, उनके जो साहिबजादे हैं शिबली फराज साहब, हाँ, उनका घर अब वाले हमारे घर से बड़ा करीब है। ये बिल्कुल हमारे करीब है, पड़ोस वाला मामला है। सैयद अहमद शाह उनका, सैयद अहमद शाह अली उनका नाम था, और फराज जो था जी वो उस नाम से लिखा करते थे। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, लेकिन फराज भी कब तक निभाता भाई? ये सारे फराजों की कहानी है कि फराज कब तक निभाए। अगर अगले को पासे वफा नहीं है तो फिर फराज भी एक हद तक ही निभाएगा, फिर उसके बाद कहेगा चल बीबी या चल सर तुसी जाओ, कम करो अपना। देखिए वो पुराने जमाने में निभाते जाते थे। वैसे ये भी फर्क है, आपको नजर आएगा उस वक्त के इश्क और निभाने वालों में और आज के मोहब्बत और इश्क का। लेकिन फराज साहब के हवाले से अगर आपको थोड़ा सा और बताएं तो सितारा इम्तियाज़ उनको मिल चुका था, हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान, मुताद्दिद अवार्ड से वो नवाजे गए थे और पाकिस्तान के बड़े शुअरा में उनका शुमार होता था और लेटर्स ऑफ एकेडमी के वो डायरेक्टर भी रहे। तो अच्छा खासा उनका एक इल्म और अदब का सफ़र है जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने तय किया और अपने लिए भी तय किया। और फिर ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत कुछ वो छोड़ गए कि हम उससे पढ़ें, उससे सीखें, समझें और चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और अहमद फराज ज़बरदस्त जी, पढ़ें जी, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ने से पहले हम जरा वो भी गिरफ्तार हो चुके थे भाई, ये भी बता दें, गिरफ्तार होते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े लोग सारे गिरफ्तार होते हैं, इसीलिए आप अभी नहीं हुई हैं। करवाते हैं आपका कुछ, करवाते हैं। नाज़रीन 60 सेकंड न्यूज़ देखें। नवाज शरीफ का फौरी वतन वापस ना आने का फैसला, इलेक्शन फरवरी में होने की सूरत में अक्टूबर या नवंबर में वापसी की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त, मुलाकात से इनकार। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वही बैटर, वही बॉलर, वही आखिरी ओवर, नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर तारीख दोहरा दी। पाकिस्तान की दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ फतह। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ख़त्म कर दी गई। अर्जेंटाइन में महंगाई से सताए अवाम ने दुकानों में लूटमार शुरू कर दी। उभरती हुई मईशतों की तंजीम ब्रिक्स ने सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र, एथोपिया और मुत्तहदा अरब अमारात को रुकनीत देने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने 21 भारतीय तुलबा जाली वीज़ों के बायस डिपोर्ट कर दिए। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब जरा बात करते हैं कल के मैच की बात करते हैं। आपने क्या ट्वीट की थी वैसे? मैंने बेसिकली ट्वीट ये की थी कि अफगानियों रोते रहो। देखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है, गेम की एक चीज होती है, एक होते हैं गेम के रूल्स, एक होते हैं गेम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, मैं बात मानता हूँ, गेम के रूल्स के हिसाब से आपने वो जो एक आउट किया शादाब को और वो आखिरी ओवर में जो आपने हरकत की वो रूल के हिसाब से सही है। लेकिन सारी दुनिया के सारे लोग क्यों ये कहते हैं कि भाई ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा वाला जीत रहे थे, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग पाकिस्तान के जो टॉप के बॉलर्स थे उनको हिला के रख दिया था अफगानिस्तान वालों ने। जो उनकी पार्टनरशिप लगी थी, फिर पासा कहां एक खिलाड़ी ने 150 मार दिए, एक खिलाड़ी ने 80 रन मार दिए, सिफर, कोई आउट नहीं हो रहा था उनसे। पाकिस्तान के बॉलर्स को बिल्कुल फ्लैट कर दिया था अफगानिस्तान ने। फिर क्या हुआ? उसके बाद खैर पाकिस्तान की बैटिंग आई, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर आगे बढ़ता रहा। इमामुल हक बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन, फिर उसके बाद बाबर की 50 बहुत अच्छा चल रहा था। इफ्तिखार बड़ा गैर जानिबदाराना, गैर क्या होता है, जिम्मेदाराना शॉट आपने खेला। यार कोई ऐसा शॉट खेलता है इस तरीके से, कोई खेलता है शॉट जज्बाती, आप खामोखा अपने आप आउट हो गया था वो, उससे आउट हो गया, वो कैच हो गया उसका। बहरहाल फिर शादाब ने जो कमाल किया, क्या सेंसिबल इनिंग्स खेली, लेकिन उसको जिस तरीके से आउट किया बस कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्योंकि आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया और उसके बाद आपको मुंह की खानी पड़ी। मेरा ये ट्वीट था कि सर देखें, हमने पनाह तो दी हुई है आपको, हम आपको मैच क्या सीरीज दे देते, कह देते ना, हमसे ले लेते, हम दे देते। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई ये पनाह वाली बात अच्छी नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, सही, अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी हरकत बड़ी अच्छी थी क्या?
वो अब गेम है ना, वो गेम में नहीं, गेम में वो करें तो नहीं, गेम में अलग है, उनको यहाँ तक आना, हमारी तरफ आना तो वो तो जंगों का मामला था ना। तो आप भाई प्यार मोहब्बत करें ना, हर मैच में क्यों करते हैं ये? बस अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? कहते होंगे कि यार तुम लोग मैदान में भी आ गए, तुम लोग हमारे मुल्क में भी आ गए, जब इनका मैच होता है तब ये इतना गुस्सा क्यों नहीं दिखाते? मुझे कोई समझा दे। वो पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो ऐसा गुस्सा क्यों दिखाते हैं? पहले भी नसीम शाह ने जो है वो 2 छक्के मारे थे, वो आसिफ को वो मारा था, उसने आसिफ के साथ बदतमीजी की थी। तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, बदतमीजी ना करें। आपको तरीका आना चाहिए खेलने का। बहुत अच्छी टीम है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी टीम है। दे हैव द पोटेंशियल कि वो पाकिस्तान को किसी भी दिन बीट कर सकती है, बल्कि बड़ी बड़ी टीमों को बीट कर सकती है। बहुत अच्छी टीम है। बस फारूकी का साहब के साथ तो जो हुआ है वो पिछली दफ़ा भी यही हुआ, इस दफ़ा भी यही हुआ। और क्या ज़बरदस्त नसीम शाह का वही अंदाज़, वही स्टाइल कि ये बैट फेंका, ये ग्लव्स फेंके, ये उसने जो है वो हेलमेट फेंका और बता दिया कि देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, प्यार मोहब्बत, गेम खेलने का तरीका, ये ज़रूरी है। बस मेरी इतनी सी दरख्वास्त है अफ़गान भाइयों, तो बड़े अच्छे लोगों, बड़े अच्छे लोगों, जज्बाती ना हो जाया करो, सिर्फ इतनी सी बात है, रिक्वेस्ट है ये बस। क्या ज़बरदस्त मैच था, मज़ा नहीं आया आपको देख के? मैंने देखा ही नहीं है। क्यों? हमारे घर में बिजली का बिल बहुत आ गया था, तो बाकी लाइटें बंद करके मैच देख लेता है इंसान। फिर नाजरीन, ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एशिया कप शुरू हो रहा है, वो देख लीजिएगा अगर बिजली हुई अगला तो। नहीं, बिजली तो होगी, अगला बिल आ चुका होगा तब तक। हाँ, आ तो चुका होगा, बिल्कुल। फिर बस वही कहानी होगी, आ चुका होगा। लेकिन ये कि चलो फिर इंटरनेट पे, उस पे यूट्यूब पे देख लेना, कुछ इस तरह कर लेना, कुछ तो कर लेना भाई। सुबह को अपने बात करनी होती है। हाँ। फारूकी साहब के बारे में मैंने आपसे पूछना है ना, वो तो मैं आपसे पूछ के अच्छा भाई क्या हुआ, पासा कहाँ पलटा? बस हमारा मिडिल ऑर्डर सही नहीं काम किया उसने, ये भी मैं काम किया। अच्छा, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा आपको जो है वो काम करना पड़ेगा सही तरीके से, क्योंकि हम अभी एशिया कप खेलने जा रहे हैं। 2 सितंबर को इंडिया वालों से मैच है भाई, 2 सितंबर। खैर, इंडिया का भी मिडिल ऑर्डर इस वक्त सही नहीं चल रहा है। अच्छा, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अगर ऐसी है, अच्छे मैचेस होंगे, मजा आएगा। तो बहरहाल पाकिस्तान ने 2-0 से ये जो सीरीज़ है वो जीत ली है, और तीसरा मैच होगा, लेकिन खैर वो तो होगा, ज़ाहिर है सीरीज़ का मैच है, लेकिन पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं दोनों। मजा आया। कल तो छाया हुआ था, ये मैच छाया हुआ था कल ट्विटर पे, फेसबुक पे। मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता है ना, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ भाई, मैं गुस्सा ना करूँ, मैं एंकर हूँ। अच्छा, मैं नहीं कर सकता, चलो ठीक है, याद दिला दिया करें। आप एंकर हैं भाई, बिल्कुल आप एंकर हैं। मतलब हो जाता है इंसान को, मतलब आपको गुस्सा आए तो ठीक, हमें गुस्सा आए तो गलत। हाँ, हल्का फुल्का, हर एक से फिर गलतियां होंगी। देखिए, गुस्सा इसीलिए तो हराम करा दिया ना, कि हराम ना आप हमने तो गुस्से का जवाब गुस्से में दिया। पहले तो हम प्यार कर रहे थे, हाँ ना, हम कह रहे थे आप अच्छे खिलाड़ी, हम आएंगे गुस्से की तरफ, बस थोड़ा सा प्यार से आप भी रहें, गुस्से की। और बाकी जो चीजें, बाकी जो मुहर्रकात, बाकी जो चीजें आप लोग के हमारे साथ रिलेशनशिप को ड्राइव करती हैं, उसमें पॉजिटिविटी। इनको नसीम शाह ही भारी पड़ेगा, यही है, नसीम शाह इनको जो है ना वो ख्वाबों में भी आएगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अच्छा, भेज दो नसीम शाह को वहीं पर, उनको बोलो भाई तुम वहां जाओ, उनके साथ थोड़ा रहो, बार बार छक्के मारो, उनको एहसास दिलाओ, फिर सही होंगे अफगान भाई हमारे। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा बडग्राम की चेयरलिफ्ट के हवाले से भी बता दें। वो भी एक ऐसा दिन था जिस दिन पाकिस्तान में और कुछ नहीं हुआ, सब लोग, पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा था उन बच्चों के लिए कि भाई वो जो खैरियत से ज़मीन पर वापस आ जाएं। खैर, अच्छा, बडग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे स्कूल के बच्चों और असातिज़ा का जो रेस्क्यू का एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन था, जिसको पाकिस्तानी अफवाज के कमांडोज ने और मकामी अफराद ने बड़ा मिलकर मुकम्मल किया और सक्सेसफुली मुकम्मल किया। इस रेस्क्यू में साहिब खान नामी एक मकामी शख्स है, उसका किरदार बड़ा अहम। साहिब खान या खान साहिब? साहिब खान। साहिब कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। हाँ, हमारे यहाँ नाम ऐसे ही होते हैं भाई, साहिब खान होगा या मंगल बाग होगा या खान साहिब होगा, ये नाम होते हैं हमारे। अच्छा, खैर, तो जो साहिब खान साहब नामी एक मकामी साहिब, बाप आपने रखा होगा नाम उसका कि वो जिंदगी में साहिब बनेगा। हाँ। वक्त आने पर उसके नाम का असर होगा, और उसको अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि उसने साहिब, मीडिया पाकिस्तान का उसके बारे में बात कर रहा है। तो साहिब खान जो है, उसने अपनी जान खतरे में डाल के, हालांकि उसका फर्ज नहीं था, उसको नहीं, अगर वो चाहता तो वो ना करता, उससे शायद कुछ पूछा ना जाता कि यार तुमने क्यों नहीं हमारे बच्चों को बचाया, लेकिन उसने एक जिम्मेदारी का जज्बा दिखाया, थॉटफुलनेस का जज्बा दिखाया, और 7 अफराद को चेयर लेफ्ट से उसने निकाला। और इस ऑपरेशन में साहिब खान के साथ उनके जो मुआविनीन थे वो भी ज़ाहिर शामिल थे, उनके साथ पूरी उनके दोस्त अहबाब वगैरह थे। अच्छा, इस बहादुरी को देखते हुए पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक जावेद आफरीदी,
उन्होंने उनके लिए इनाम और मुलाजमत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हमें इस शख्स को और इस तरह के लोगों को इनाम देकर इनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। ट्वीट उन्होंने की और उसमें कहा कि देखना ये है कि वो इन्हें अब इनाम क्या देते हैं ये उनका पता चलेगा कि वो इनाम क्या देते हैं। बहरहाल ऐलान और मुलाजमत का काम उन्होंने कर दिया है और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये हमारे हीरोज हैं और आज हम इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे तो कल को किसी और सिचुएशन में कोई और शख्स आगे बढ़कर किसी और को बचाएगा और उसके ज़हन में भी ये होगा। कर रहे होते हैं सब वो इनाम के लालच की वजह से ऑब्वियसली नहीं कर रहे होते। इनाम तो एक बहुत सपोर्टिंग चीज है जो अच्छा किया उन्होंने, लेकिन ये लोग दिली हमदर्दी इंसानी जज्बे के तहत, ये इंसानियत है असल में। बिल्कुल, तो वेरी गुड आफरीदी साहब, गुड। अच्छा, एक तरफ तो इंसानियत है, एक तरफ अमरीकियत है। अमरीकियत ऐसे है कि भाई आप देखें कि पिछला 1.5 साल ऐसा है कि जिसमें पूरी पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी कदर हो रही है कम, और मीडिया में अक्सर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कम कीमत का जिक्र होता है, लेकिन हकीकत में बाकी ममालिक की करेंसियां भी रुपए के मुकाबले में तगड़ी होती जा रही है। हम नीचे चले गए तो वो तो सभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, खुशी की खबरें भी लानी चाहिए प्रोग्राम में। गुज़िश्ता रोज यूरो की कीमत हो गई 1 रुपये इजाफे के साथ 341, ठीक है जी। यूरो लेना हो तो 341 रुपए का तकरीबन आगे पीछे हो गए। इमाराती धर्म आप लेंगे तो 70 पैसे का इजाफा हो गया, उसकी कीमत 87 रुपए तक पहुंच गई। अभी 80 पे मैंने कुछ सामान मंगवाया था, अब मुझे जो देने पड़ेंगे वो 87 पे देने पड़ेंगे। अच्छा, सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफा हुआ जी, 84 रुपए तक पहुंच गया वो। बरतानवी पाउंड आपका जो है, बरतानवी पाउंड मंगल को ओपन मार्केट में उसकी कीमत ने 8 रुपए की छलांग लगाई है जी, और गुज़िश्ता रोज़ पाउंड की कीमत कुछ थमी और 1 रुपए के साथ 399 रुपए में वो रुका आके, मतलब 400 हो ही गया, 400 हो ही गया। अंदाजा लगाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि उसने डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी बना ली, उसको पाकिस्तानी टीम में डालें आप। मुझे तो इस चीज़ की फिक्र हो रही है कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स बेचारे जाते हैं, एक लिमिटेड सरमाया लेके जाते हैं, वो क्या करते होंगे। अगर मिसाल के तौर पे यूके कोई गया हुआ है और एक कॉफ़ी का कप उसने खरीदना है और नहीं खरीदा भाई, कॉफ़ी का कप क्यों खरीद रहे हैं? कॉफ़ी का कप, कॉफी पीने वाले बच्चे जा रहे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं भाई, कॉफी खुद बनाओ कुछ भी करो, कॉफियां खरीद रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी 5 पाउंड की अगर कॉफी है तो 5 पाउंड कितने हो गए? 400 के साथ जरब दें, आपका हिसाब बहुत 2000 रुपए हो गए। 2 से ज्यादा हो गया वैसे। अरे भाई 2000 रुपए हो गए, क्या हो गया शिफा? मुझे आप चैलेंज कर रही हैं? नहीं, मैं कैलकुलेटर पे रिलाई करूंगी। करो 5 ज़रबे 400, हाँ 2000 रुपए। 1 रुपया आगे ना 1 रुपया पीछे, बिल्कुल बड़ा पक्का है इसका हिसाब है। मेमन आदमी, मेमन। लेकिन भाई मुझे उनकी बड़ी शदीद फिक्र है। मेमन का नहीं, ये बचपन का हिसाब है, ये वाला हिसाब बचपन में आता है इंसान को, इतना सा। बिल्कुल ठीक है ना, ये चलो खैर। लेकिन खैर ये आपने खतरनाक सी खबर सुनाई है, अल्लाह करे कि हमारी करेंसी कुछ पावर गेन करे, दोबारा ज़रा मुस्तहकम हो, ज़रा इस्तेकाम की तरफ आए और हम ज़रा बेहतर हो जाए, और ताकि ये करेंसियाँ हमारे लिए थोड़ी सी कम नजर आए हमें। अच्छा खैर, एक और चीज़ है, और जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, ये वीडियो तो आप देखेंगे अगर तो आपके मतलब क्या जुमला पहले निकलेगा मुझे समझ नहीं आती। आप ये देखे जरा, कराची में एक बच्चा जो है वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया, लेकिन उसे इंटरनेट की तार ने बचा लिया। और ये वाकया कराची के बफर जोन में पेश आया है, जहां दूसरी मंजिल से की गैलरी में बच्चा खेलता खेलता जो है वो नीचे गिर गया, और बच्चे के गिरने की सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ कि नीचे गिरते हुए वो तो रास्ते में इंटरनेट की तार केबल से उलझ गया था और फंस गया, और दरमियान में वो उसकी स्पीड टूट गई, स्पीड टूटी और फिर वो गिरा, तो उस वजह से वो बेचारा बच गया, बहुत कम उसको बहुत हल्की फुल्की। ये देखें वीडियो फुल पे देखें जी आप ये वीडियो, ये देखें भाई, अल्लाह ने इसको बचाया है, वरना दूसरी मंजिल से ये गिरता तो मतलब अल्लाह अगर जान से ना भी जाता ये तो भी चोट आ सकती थी। बिल्कुल अल्लाह ताला बचाने वाला है। मैं आज सोचता हूँ, मतलब कल जब मैंने ये रात को वीडियो देखी, मैं सोचता हूँ हम अपनी जो बचपन में 5th फ्लोर पर रहते थे, बड़ा जाहिर है 5th फ्लोर ऊपर होता है काफ़ी, और हम उस बैल्कनी में क्या क्या करते थे और क्या क्या नहीं करते थे, और अल्लाह ने बचाया हुआ है। मतलब वो उसके जो नीचे देखने के लिए उसके ऊपर चढ़ते थे हम, जो उसकी रेलिंग के ऊपर चढ़ते थे, और बस कैसा डर लगता होगा हमारे माँ बाप को। हाँ, फिर खैर इस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए पेरेंट्स, उसको थोड़ा हल्का फुल्का जो भी जख्म लगे हुए थे उनकी पट्टी मरहम जो है वो कर दी, लेकिन यह है कि किसी फेटल इंजरी से वो बच्चा बच गया, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो तार में फंसने की वजह से वो टूट गई। तो ये है सूरत हाल। और मतलब अच्छा, एक और वीडियो आपको दिखाऊं मैं, वो वीडियो ऐसी है कि ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, हो रही थी बल्कि जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहानिसबर्ग में, वहीं चले जाते हैं हम लोग, चलो खैर। अच्छा, तो खैर 15वीं कॉन्फ्रेंस थी, उस दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। चाइनीज जो सदर हैं शी जिनपिंग जी, वो जब रेड कारपेट पे पहुंचे, उनका पीछे बॉडीगार्ड आया, बॉडीगार्ड को रोक दिया, उन्होंने कहा ना जाओ,
और ऐसा रोका, धक्के वक्के मार के रोका भाई उसको। हाँ हाँ, वो तो शी साहब जो थे वो यूं देख रहे हैं पीछे, क्या हुआ, ये हुआ क्या, समझ नहीं आया। बंदा किधर गया, ये आया अंदर। अब जब ये अंदर गए, ये बंदा पीछे आया, इनका बॉडीगार्ड जा रहा था और उसको रोका, चलो चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो आपका टिकट नहीं है वगैरह, जो भी उसके साथ किया, दरवाजा ही बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर। अब ये शी साहब ने पीछे देखा, यार ये बंदा आ रहा था मेरे पीछे, गया क्या, बड़े परेशान से हो गए, मतलब आगे गए, देखो अच्छा रेड कार्पेट में चलते हुए, फिर अब ये वापस रुकेंगे, हाँ फिर देखेंगे कि यार ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, फिर आगे बढ़े, तो ये बड़ी कश्मकश। तो बाद में इन्होंने जरा गुस्सा दिखाया होगा कि मैं चीनी सदर हूँ, मेरे बॉडीगार्ड को तुम लोगों ने रोक लिया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ऐसा कैसा किया होगा इन्होंने, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। या इन्होंने अपने बॉडीगार्ड से पूछा होगा कि भाई तुम कहाँ रह गए थे, तुम कहाँ रुक गए थे, साहब मुझे तो पीछे मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊँ अब, साहब मुझे पीछे पकड़ लिया था, मैं क्या करूँ, मैं तो आया था। मैं ये सोच रही हूँ इन लोगों को ऐसी सिचुएशन पे गुस्सा आता होगा, मतलब कोई सदर वदर किसी का मोबाइल का ही रख लिया होगा। जब मुझे गुस्सा आ सकता है तो सदर को नहीं आ सकता क्या? लेकिन हाँ चलो, सदर भी एक तरह का इंसान होता है, बिल्कुल सही है। अलग बात है कि आप उनको कहें कि हम आपसे मिल नहीं रहे, हाँ, लेकिन सही बात है, मिलना चाहिए सदर ममलिकत से। हाँ बिल्कुल, सदर वो भी नाजरीन, कभी कभी तो यहाँ पे अजीब अजीब चीजें होती हैं, आपको हंसी आ जाती है। अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं, अपने सदर से नहीं मिल रहे, कहते हैं कि मिलने का फायदा नहीं भाई, मरासिम रखें, थोड़ा उधर से इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। यार ये तो बात ही आपने गलत कर दी है। अहमद फराज साहब भी आपको आज रिमाइंडर दे रहे हैं, आते जाते। अच्छा खैर, आपको जरा माहौलियाती तब्दीलियों का भी रिमाइंडर दे दें नाजरीन, और अपने मुल्क का भी बड़ा ख्याल रखें, अपने प्लानट का बहुत ख्याल रखें, दुनिया का ख्याल रखें। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात ने दुनिया भर में बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है शदीद तरीके से, और पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जो है वो कोई रुक नहीं रहा, ये आगे तेज होगा। बर्फानी इलाकों में मौजूद जानवर भी मुतासर हो रहे हैं इससे, और अंटार्कटिका में बर्फ का एक तोदा जो है वो पिघल कर अलग हो गया, जिसकी वजह से उस पर मौजूद पेंगुइन जो हैं उनके 10,000 बच्चे 10,000 बच्चे हलाक हो गए। ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे बर्फानी पानी में डूब कर हलाक हुए। तो वो अभी छोटे थे और उनको उस तरह से जाहिर है बहुत, मतलब जो भी उनकी डेवलपमेंट थी वो हो रही थी। पेंगुइन के जो बच्चे हैं वो एक खास उम्र में वाटर प्रूफ जिसको कहते हैं ना पर निकालते हैं, उनके पर जो होते हैं, हाँ अभी उनकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई थी, और हलाक होने वाले जो बच्चे हैं उनको ये पर अभी निकले नहीं थे उनके, जिसकी वजह से वो पानी में डूब गए जब वो तोदा अलग हुआ। और साइंसदानों ने इस वाक़े को सैटेलाइट के जरिए देखा है, और पेंगुइन एक खास किस्म का है, ये एम्परर पेंगुइन, और ये इसकी एक अलग किस्म है जो माहौल में गर्मी की वजह से ख़त्म हो रही है। ये एंडेंजर्ड स्पीशी कहलाई जाएगी, और साइंसदानों का ख्याल है कि बर्फ़ के मुसलसल पिघलने के बायस इस सदी के आखिर तक 90% एम्परर पेंगुइन ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अफसोसनाक खबर है जी। 10,000 पेंगुइन के बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मुल्क भर में बिजली के बिलों के जो नर्ख बढ़ गए हैं उनके खिलाफ एहतजाज जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। रावला कोर्ट में आवाम ने ऐसा एहतजाज किया कि उन्होंने बिजली के बिल फाड़ दिए और उन्होंने कहा कि हम बिल नहीं जमा कराएंगे। कराची सिविल नाफरमानी नहीं हो गई, सिविल नाफरमानी हो गई है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो जेल हो जाएगी इन बेचारों को। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। कराची का अगर आपको मामला बताएं तो कराची में एक वीडियो कल से गर्दिश कर रही है, लोग जो हैं वो पहले तो ये वीडियो, हाँ ये है बिजली के बिल फाड़ दिए, ये रावला कोर्ट की वीडियो है, और बड़े बिल आए हैं भाई, सबके बिल आए हैं। आप लोग भी आज इस सेगमेंट में हमें कॉल करके बताएं कि आपका घर का बिल कितना आया है, हाँ। और अब आप क्या करने का सोच रहे हैं, लेकिन महज़ब तरीके से बताइएगा ताकि आपकी बात यहाँ पर चल पड़े। जी, फोन लाइन प्लीज ऑन कर दें, जरा लगा दें फोन नंबर, और लोगों से कहें कॉल करें, जिसका जितना बिजली का बिल आया है वो हमें सिर्फ नंबर बताए बस। बिल्कुल, और एक बिजली का बिल भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें कि सारिफ का बिल जो है वो 3,700 समथिंग आया है, सिर्फ 2 यूनिट उसने इस्तेमाल किए हैं और उसका 3,500 या 4,500 बिल आया है। इसी तरह कराची की अगर आपको बात बताएं तो कराची की एक वीडियो वायरल है जहां पर एक जो के इलेक्ट्रिक का जो नुमाइंदा है वो जाहिर है गया है लोगों का मीटर काटने के लिए, लोगों ने दिए तो मीटर काटने आ जाते हैं। अच्छा, और लोगों ने उसको मीटर काट के, अच्छा पहले आप बिल देख लें, अब बिल उन्होंने चला दिए। इस बिल में सारिफ की जाहिर है 2 यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई हुई है, जिसका कि बिल 3,700 समथिंग आया है। ताज़ा बिल है ये, हाँ किसी सारिफ ने अपना लगाया हुआ था ट्विटर पे, तो मैंने वो देखा और मैंने कहा भाई ये हम भी दिखा देंगे। अब आपको कराची की तरफ लेके चलते हैं। हाँ। कराची में एक बिजली का जो नुमाइंदा है वो मीटर काटने आया, तो लोगों ने उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई और लोगों ने कहा तो आओ तो सही, ऑडियो नहीं सुनवा सकते, बिल्कुल फॉर ऑब्वियस रीजंस बीप लगानी पड़ेगी, पूरी ऑडियो में बीपें लगेंगी इसकी।
कराची वाले तो फिर अल्फाज का इस्तेमाल भी ऐसा करते हैं कभी कभी कि बस इंसान बेचारे कराची वाले नहीं, अब तो सब कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, इतनी जो ऐसी महंगाई में आवाम जो है अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, लेकिन फाइनली सबने अपने अपने पिटाई हुई इसकी, बिल्कुल इसकी बहुत पिटाई हुई लोगों ने। इसको इतना भी नहीं मारा वैसे, लेकिन ये है कि मारा और उसको कहा तुम अगर दोबारा आए, वीडियो में मिली है, हाँ तुम अगर यहाँ पर आए, और सारे उसको बुजुर्ग बचा भी रहे हैं, कुछ बुजुर्गों ने कुछ ने बचाया भी उसको, और उन्होंने कहा तुम जाओ यहाँ से, जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम अब वापस अगर आए तुम यहाँ नजर ना आओ हमें, और भैया तुम आना मत। भैया भी कहा है जरूर उसमें, वो कराची की लैंग्वेज है ना, भैया कहा है उसको, भैया तुम नजर ना आना इधर। अब भैया वो दिल्ली वाले जो होते हैं ना वो ज्यादातर इस तरह कहते हैं भैया, इस तरह। तो ये अब आवाम का हाल है कि आवाम निकल आई है सड़कों पे, आवाम कर रही है एहतजाज, बिल अपने जला रहे हैं, शदीद एहतजाज हो रहा है। ताजिरों ने भी कहा मसाजिद से बिजली बिल अदा ना करने के ऐलानात हो रहे हैं भाई जी। और ये बेसिकली यूनाइटेड एक तरह से महाज है जो आवाम ने अब खोला है बिजली के बिलों के खिलाफ। और ताजिर बिरादरी ने ये भी कहा है, कहाँ की ताजिर बिरादरी है वैसे, अभी आप बता रहे थे कराची वगैरह की मुख्तलिफ जगहों की ताजिर बिरादरी, हम बिल नहीं देंगे जी, उन्होंने कहा बिल नहीं देंगे हम। और कोटली से अब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर 77 रुपए का यूनिट पड़ रहा है कराची में इस वक्त, 77 विद टैक्सेस। और अभी हम मुल्क में 40% इजाफी टैक्स शामिल है कराची वालों के बिजली के बिलों में। तो वहाँ पर ताजिरों ने एहतजाजन मना कर दिया है कि हम जो है वो बिल अब नहीं देंगे। अब देखते, शहजाद हैं, चले हमारे साथ कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। कितना बिल आया सर आपका? मेरा बिल है जी 52,000 रुपए। कितने? 52 52 हाँ अच्छा। और क्या चलाया आपने भाई ऐसा? बस सोलर वाले हैं दो, एक कूलर पंखा है और 2 छत वाले पंखे हैं वो चलाए हैं। एसी? और इन्होंने किए नहीं पंखे। अच्छा हाँ जी पंखे। और जब मैंने इनसे पूछा कि ये क्या वजह है, तो रीडिंग की नोट बिल देखा तो उस पर पिछले महीने का जो बिल था मीटर नोट फाउंड किया हुआ था कि मीटर हमें मिल नहीं रहा। उससे पहले इन्होंने 15,000 का बिल दिया। अच्छा। वो इनको मिल गया। उससे अगले महीने जो जुलाई का बिल था वो नोट फाउंड कर दिया। अगस्त में इन्होंने कहा कि अब 52,000 भरे। तो मैंने पूछा कि आपको जून में बिल मिल गया, जुलाई में नहीं मिला, अब अगस्त में आपको कैसे मिल गया मीटर? हाँ। तो कहते जी अब कोई नहीं, बस मैं वापस हाँ, जो है आपको बस करना पड़ेगा, यही तो बदमाशी है। हाँ जी। कौन सा इलाका है आपका? रहीम खान। तो अब आप लोगों की तरफ भी कोई एहतजाज वगैरह की प्लानिंग हो रही है? क्या हो रहा है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, या बिल दे देंगे? एहतजाज वगैरह की प्लानिंग यहाँ पे अवाम मतलब ये सोचती है कि अगर वापडा के खिलाफ हुए तो हमारा बिल अगले महीने और ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इनसे पंगा नहीं लेना। पुलिस वालों से बात करें तो वो कहते हैं इनसे कोई पंगा नहीं लेना, वरना हमें भी ये बिजली की छूट देते हैं वो नहीं देंगे, इसलिए वो भी पंगा लेना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सकते, मतलब भाई बात यह है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो अगर सारा मुल्क बिजली के बिल ना दे तो फिर ये क्या करेंगे? हाँ, नहीं, सवाल एक मेरे जहन में आया है, सारा मुल्क अगर मना कर दे हम नहीं देंगे बिल, फिर क्या होगा? मैं गया सारे मुल्क मैं खानपुर जी, मैं खानपुर गया एक्सचेंज ऑफिस में। मैंने उनसे पूछा कि ये वजह क्या है कि बिजली के यूनिट ये जो डाल देते हैं या बिजली इतनी क्यों डिवाइड कर देते हैं? तो उसने वापडा के बंदे ने रात की बात बताई। उसने कहा कि हमें ना, जैसे कि अब आपका कौन सा मतलब के बैज है? मैंने कहा दूसरा बैज है मेरा। तो उसने कहा कि आपके बैज में जितने यूनिट सर्फ हुए होंगे ना, मिसाल के तौर पर आपका जी 50,000 यूनिट इस्तेमाल हुआ है आपके कोर्सों के इलाके का, तो आपको बिल बनता है 1,30,00,000। हाँ। तो वो बिल पूरा करना है, इन्होंने अमाउंट पूरी करनी है, बस किसी भी तरह कर लो अमाउंट पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है, करनी है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जी, मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं कोटली से। और प्यारे अफजल साहब, हम आपको प्यारे अफजल कहेंगे अगर आपने हमें अच्छी खबर सुना दी। कोई अच्छी खबर सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप बताइए सूरत हाल क्या है जी बिजली के हवाले से जो एहतजाज बहुत बड़े एहतजाज है? जी बिल्कुल। अभी आपने जैसे कि बताया कि ये रावलाकोट से तारीख शुरू हुई। 100 दिन से ज्यादा का जो है ना वो धरना दिया हुआ था यहाँ रावलाकोट के शहरियों ने। तो अब उन्होंने आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो ये कॉल दे दी कि इस माह जो है वो बिजली के बिल कोई भी जमा नहीं करवाएगा। और यूं ये देखते देखते आज़ाद कश्मीर भर में जो है ये तारीख फैल गई। एक्शन कमेटी एक बनाई गई जिसने ये बिल जो है वो जमा करना शुरू किए। और यूं आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, भिंबर, मीरपुर, इसके साथ जितने भी आज़ाद कश्मीर के ज़िला हैं, तहसीलें हैं, टाउन एरिया हैं, वहाँ पे लोगों ने इस एक्शन कमेटी के कैंपों में जो है वो बिल जमा कराने शुरू कर दिए, जो कि बैंकों में जमा करवाने थे। अब इन बिलों को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जलाया जा रहा है और यूं सिविल नाफरमानी का जो है वो आगाज हो चुका है। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर नोटिस लिया और एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि, लेकिन उस नोटिफिकेशन में भी बहुत जो है इबाहम पाया गया। उसमें लिखा गया कि इस माह के जो बिजली के बिल
जो जायद आए हैं उनको कम कर देते हैं और अगले माह में उनको दोबारा ऐड कर लेंगे। जिसके बाद शहरी जो हैं आज़ाद कश्मीर के वो बिफर गए। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है जिनमें पुलिस स्टेशन हैं, इसके अलावा स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, अस्पताल हैं गवर्नमेंट के, इनके जो बकाया जाता है वो करोड़ों अरबों तक चले गए हैं। उनका ये कहना है कि ये अपने बिल जमा नहीं करवा रहे और हमारे ऊपर जो है वो टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो यूं इस मरतबा कोई भी बिजली का बिल जो है वो बैंक में जमा नहीं होगा और इनको आज़ाद कश्मीर भर में जलाया जाएगा जब तक। तो अब अगर ये बिजली के बिल नहीं जमा कराएंगे तो इनकी बिजली काट नहीं दी जाएगी? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमें जो है वो किसी जगह पे ऊपर नजर नहीं आई। शायद गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहती और वो समझ गया कि अगर किसी भी जगह के ऊपर कोई ऐसा इकदाम उठाया तो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो अभी ये सिर्फ बिलात इकट्ठे हो रहे हैं शायद इससे बड़ा कोई एहतजाज हो जाए जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से ना संभाला जाए। अब शहरियों ने ये एहतजाज शुरू कर दिया कि 1960 के अंदर जब मंगला डैम बन रहा था मीरपुर में, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से एक मुआहिदा किया था कि कश्मीरियों को बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। अब कश्मीरियों का ये कहना है कि फ्री तो दूर की बात है, हमें तो अजाफी टैक्सेस के साथ, अजाफी यूनिट के साथ और नीलम जेलम जो टैक्सेस हैं, सरचार्ज है और मीटर का जो 8 रुपए कराया वो भी साथ में हमारा डाला हुआ है, बैंक के अंदर जमा कराने की फीस 8 रुपए ये भी टैक्स रखा हुआ है। तो यूं मिल मिला के जो एक यूनिट है वो 55 रुपए से ज्यादा जो है वो कश्मीरियों को पड़ी है, जबकि जो मुआहिदा 1960 में हुआ था वो फ्री का हुआ था। और इसके साथ ये बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर की जो पैदावार है वो 3000 प्लस मेगावाट बिजली है और जो इसकी जरूरत है पूरे आज़ाद कश्मीर की वो 400 मेगावाट है। और ये 400 मेगावाट जो आज़ाद कश्मीर को नहीं दी जा रही, लोड शेडिंग भी की जा रही है, सेंसा के अंदर जो है कम वोल्टेज दिए जा रहे हैं। 400 रखे बंदा और फिर चला जाए, बाकी इधर उधर दे दे। अजीब बात है भाई, ये तो हमारा तो मसला ये है ना, मिस मैनेजमेंट है, मिस मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल, प्यारे अफजल जिनको हम कहेंगे जी, प्यारे अफजल साहब मौजूद थे, खबर बताई। अच्छा, कराची के हवाले से अगर बात करें ना, 40% इजाफी टैक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 40% एक्स्ट्रा टैक्स कराची वाले दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं कराची वाले एक्स्ट्रा टैक्स? क्या कराची वालों ने क्या कोई वो मतलब बिजली खाई है बिजली? फ्यूज उड़ गए कराची वालों के भाई, अपने फ्यूज उड़ गए सबके। मैं आपको बताती हूँ, मैं कल बिल देख रही थी, हमारे भी फ्यूज उड़ गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर हमें जरा जिंदगी की तरफ वापस आए हैं। मैं देख रही थी कि बिजली के बिल पे कौन कौन सा टैक्स लगा है। आप सारे लोग अपने बिजली का बिल निकालें और आप सिर्फ ऐसे निकालें, मतलब ये क्या? हाँ, सामने रखें अपने और आप जरा सवाल करें कि आप में से कितने लोग हैं जो ये चीजें पे कर रहे हैं ऑलरेडी। अब मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स हमें चार्ज किया जा रहा है बिजली के बिल में। भाई क्या मैं, अवैस, आप ऑलरेडी इनकम टैक्स नहीं दे रहे? अगर तनख्वाह हमारे बैंकों में आ रही है तो हम छुपा तो नहीं सकते, घर तो नहीं लेके जा सकते। भाई इनकम टैक्स किस चीज का डाला हुआ है आपने हमारे बिलों में? 3000, ये किसी का मैं पढ़ रही हूँ। खैर, फिर टीवी फी है भाई, मैंने तो है ना भाई, मैंने आखिरी दफा, इन्होंने तो कल मैच भी नहीं देखा, मैंने आखिरी दफा टीवी और फिर पीटीवी तो बिल्कुल ही कोई साल गुजर गए कि मैंने ऑन नहीं। आपके घर वालों ने देखा था? नहीं। दादा दादी ने देखा था? नाना नानी ने देखा था? वो अपने बिल दे चुके। चलिए एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, फिर बताइएगा टैक्स जी। वालेकुम सलाम जी भाई, अहमद साहब कितना कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सियालकोट से। हाँ जी बताएं, कितना बिल आया? 30,000। 20,000 सर? 30,000। अच्छा, क्या आप चलाते थे इस पे? पंखे 3 और एक पंप पे, बस और क्या चलना? बस एसी वेसी कोई नहीं है घर में? नहीं सर। कोई डीप फ्रीजर बड़े बड़े? नहीं सर, कोई चीज नहीं। कोई कमर्शियल इस्त्रियां? नहीं सर, घर में होती है जो इस्त्री होती है वो काम घर में इस्तेमाल के लिए। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? बिल देंगे? बिल तो देना ही पड़ेगा, बिल कट जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे जी। ये एहतजाज करें सर। सियालकोट की तो वैसे ही आवाम में इतना वो है, एका है कि वो तो सारा अपना कारोबार, सड़कें तक तो सियालकोट के लोग अपनी खुद बनाते हैं। हाँ, हमने तो ये सुना है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन करते हैं मिलके दोस्त, सब क्या करना है आज इसकी प्लान। देखिए ये सबको करना पड़ेगा, वरना तो इस तरीके से मामला। अभी तो 4 रुपए की और कहानी है जो तलवार लटक रही है हमारे सरों पे, अभी तो उसका जो है अप्रूवल आना है। यस, तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, आसान करें। अच्छा जी, अगला टैक्स है जी फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस टैक्स। तो वो तो हमारी किस्मत में लिख दिया गया है। एफसी सरचार्ज है 400 समथिंग रुपए, वो भी आता है, वो एफसी सरचार्ज भाई ये भी है एक सिलसिला। फिर इसके अलावा कोई और मीटर रेंट मुझे ये समझ नहीं आया। मीटर तो हमारी अपनी चीज होती है। मीटर जो है वो जब तो लगवा रहे थे बिजली, तो आपने मीटर के लिए हमसे पेमेंट ले ली, ठीक है, और वो मीटर हमारी मलकियत हो गई। अब उस मीटर का किराया किस खुशी में ले रहे हैं आप? भाई मैं तो हैरान, जब मैंने कल बिल पढ़ा ना
तो मैंने कहा भाई देखिए माइनस में लिखा होगा वो किराया आपको दे रहे होंगे। नहीं सर, अच्छा, भरपूर प्लस साइन है, क्योंकि साइन कोई नहीं है तो ये बचपन में सिखाया गया था कि जब कुछ ना हो तो समझे। और क्या क्या है? और ये सारा सिलसिला है कि आपकी अच्छा खासा मीटर रेंट है, फिक्स चार्जेस हैं उसके, पीटीवी का टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है। भाई इनकम टैक्स कुछ चीजें तो खासी इसमें क्वेश्चनेबल है, कुछ चीजों पे तो अच्छी खासी आवाम को चाहिए कि खड़ी हो जाए बस। और इनको बिजली अगर काटनी होती है तो ये मीटर उतार के ले जाते हैं। भाई मीटर मेरा है, मेरी मिल्कियत है, तुम क्यों उतार के लेके जा रहे हो? तार काटो अपनी, तार काटो अपनी। अजीब एक बदमाशी लगी हुई है माशाल्लाह। कर दो बस, क्या बोलूं मैं इन लोगों को। अभी तो ये मीटर, अभी तो ये किसी चीज का टैक्स जो है वो ज्यादा कर रहे थे, 20 रुपए से 500 रुपए पे लेके जा रहे थे, फिर आवाम ने जरा शोर वोर मचाया अभी तो बहुत कुछ होगा। जो आप कह रही थी ना रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स नहीं, मजीद टैक्स होंगे। नहीं रिलैक्स नहीं होंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं आवाम को मोटिवेशन दिला रही हूँ कि आपको याद हो कि पिछले दिनों एक बड़ा शोर उठा था कि 20 रुपए से या 40 रुपए से एक चीज की जो कीमत है उसको 500 रुपए किया जा रहा है। वो मेरा ख्याल है या तो रेडियो टैक्स था या किस चीज का था, मुझे नहीं समझ आ रही अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आवाम ने उस पर इतना शोर मचाया कि वो फैसला वापस हो गया। चलिए, आवाम शोर मचा रही है। एक तरफ ये बिजली का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ एक फैमिली है जो इटली से कराची अपनी गाड़ी पर पाकिस्तान पहुंच गई। ये इन्होंने अनोखा सफर किया, बीवी 3 बच्चे। बिल नहीं आ रहे होंगे ना इनके, इसलिए पूछते हैं ना इनसे कि क्या मसला है। इटली से उन्होंने सफर शुरू किया, मुख्तलिफ ममालिक से गुजरते हुए लाहौर में अपने आबाई घर के सामने इन्होंने आके गाड़ी पार्किंग की। और काशिफ साहब और ये काशिफ साहब की फैमिली इस तरीके से गाड़ी पर मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते रहे। ये उनका अब सबसे तवील सफ़र था और अब वापस जाएंगे ये इटली। इससे पहले वो पाकिस्तान घूम रहे हैं, एहतजाज वगैरह देखेंगे वो कि कैसे हो रहा है अपनी आंखों से। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम, कैसे सर? ठीक है? नहीं भाई, आवाज कुछ काशिफ साहब, जैसे बिजली नहीं आ रही। अच्छा भाई, आ गई आवाज। जी बिल्कुल सर, आपके साथ आपकी फैमिली भी मौजूद है, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो जरा हमें बताएं, ये इटली से लोग जहाज में बैठकर आते हैं, आप गाड़ी में बैठकर आ गए, ये सफर कैसे आपने तय किया? कितना खर्चा आया? कहाँ से गुजरे? जी बिल्कुल, हम इटली से स्लोवेनिया आए थे, स्लोवेनिया से क्रोएशिया, और फिर हम सर्बिया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान से होते हुए हम लाहौर पाकिस्तान में आए हैं तफ्तान के रास्ते। क्या बात है। अच्छा, और आपका इस सारे सफर पर जो है वो कितने दिन, वक्त कितना लगा और खर्चा कितना आया, ये भी बताइएगा। तकरीबन 12 से 13 डेज लगे हैं और तकरीबन 2500 यूरो इस पे वन वे का हमारा खर्चा है, एक्सपेंस आए हैं। अच्छा, 2500 यूरो मतलब 350 रुपए का अगर हम 1 यूरो लगा लें तो ये तो कोई इतना ज़्यादा महंगा मामला ना हुआ। तो आपको, और इसमें कितना टाइम लगा? इसमें तकरीबन हमें 12 से 13 दिन लगे हैं तकरीबन। अच्छा, 12 से 13 दिन लगे। तो ये सफ़र करने की क्या ख़ास वजह थी? मतलब बाय एयर आपको ज़्यादा इजी और कुछ इसी के कमोबेश ऐसा तो नहीं है? कीमत उसकी तकरीबन नहीं होती? दरअसल काफ़ी अरसे से बाहर है, बाई एयर अभी बोरिंग हो गया है। ये थोड़ा एडवेंचर है, वैसे भी इसमें आप काफ़ी कंट्रीज घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इसलिए। सही। तो रास्ते में आप लोग रुकते रुकते आए या बस सीधा ड्राइव? कैसे होगा कि रुके के नहीं? शिफा कैसी बातें कर रही हैं? मतलब कि 12-13 दिन में वो जगह नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तो कितनी देखी, मतलब इतना? हाँ नहीं, हम दिन में ड्राइव करते थे, 7 से 8 आवर्स हम ड्राइव करते थे, फिर थोड़ा एंजॉय करते थे, खाना पीना करते थे, रात को होटल्स में ठहरते थे। तो आपकी बेगम क्यों बात नहीं कर रही? आपने उनको चुप कराया हुआ है क्या? क्यों इतनी खामोश है वो? दे थक गई हैं। मैंने बेगम को नहीं चुप करवाया हुआ, बेगम चुप करवाती हैं। नहीं, आपने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे इसलिए। माशाल्लाह। अरे ये क्या बात हुई? हम तो सवाल ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बच्चे भी आंसर करें, बच्चे भी आए दरमियान में, कूदें इस कॉन्वर्सेशन में। ये बताएं, बच्चों को कौन सी जगह सबसे पसंद आई? कौन सी जगह का खाना अच्छा लगा? क्या उन्होंने क्या एंजॉय किया इस सफर में? उन्होंने तुर्की एंजॉय किया और ईरान में भी मॉल्स वगैरह में हम लोग गए, तुर्की में भी गए, तो वो वहाँ की फूड। तुर्की में कापाडोकिया गए, वहाँ बलून्स था, उनकी राइड इन्हें अच्छी लगी। अच्छा,
गुड। तो वहाँ पर आप जब अपने मुल्क से निकले और यहाँ पर आने का आपका ये जो सारा सफ़र का सिलसिला चल रहा था, कौन सी जगह ऐसी थी कि जिस पे आपको लगा कि भाई ये ज़रा लंबा हो गया ये सफ़र? थक गए थे? नहीं, लंबा तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा हमें, सारा हमने एंजॉय किया है। थोड़ा सा बस बलूचिस्तान में थोड़े से रोड्स फ्लड की वजह से रोड्स की हालत ख़राब थी, फ्लड आया हुआ था उन दिनों में, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा खतरा लगा। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, स्मूथ तो अगर रहा। इतना लंबा सफ़र करना हो किसी को तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? क्योंकि आप तो इस तरह से पहले सफ़र करते रहे, पहले ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे थे। जी बिल्कुल, हमने सारा यूरोप, फिर हम कुछ टिप्स लेते हैं आपसे। जी पहले हम तुर्की तक बाई रोड आए हुए हैं, फिर हमने जितना भी यूरोप है वो सारा मोटर होम पे हमने ट्रैवल किया हुआ है। अच्छा। और जो इस तरह लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो अपने अगर बच्चों के साथ हैं बच्चों की मेडिसिन रख लें, और अगर किसी ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं तो अपना हलाल फूड साथ रख लें। जैसे हम इटली से चले थे तो हमने तुर्की से पहले कुछ सैंडविच, स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें अपने पास रख ली थी कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो अगर वहाँ पे हमें हलाल फूड नहीं मिलता तो। हमारे साथ छोटा बेबी था तो उसके लिए हमने मिल्क रख लिया था। और ये बताइए कि मिल्क हॉट करने के लिए कुछ चीजें रख ली थी। अच्छा, ठीक है। और फ्यूल जो है उसकी कहीं दरमियान में परेशानी नहीं होती? हर जगह बहुत इजीली मिल जाता है? जी, फ्यूल का कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली मिल जाता है। खासतौर पे ईरान में तो फ्यूल तकरीबन ना होने के बराबर है, उसकी प्राइस और बहुत सस्ता है वहाँ पे। लेकिन ईरान में ऐसा था कि काफी फासले पे था। हाँ, क्योंकि ईरान काफी लंबा है, तो वहाँ पे जब भी हमारी हाफ टैंक होता था हमारा, तो हम यानी कोई पेट्रोल पंप ढूंढना शुरू कर देते थे, उसे रिफिल कर लेते थे। सही। अच्छा, ये बताइए कि मुख्तलिफ ममालिक में जाहिर है आपने एंट्री पॉइंट से अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाए होंगे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए होंगे, फिर आपने एंट्री की होगी। किसी पॉइंट पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ अपने साथ ज़रूर रखें वरना इसके बगैर आपको एंट्री नहीं करने देंगे फलां मुल्क में? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका कार्नेट दी पासाज होता है ना, उसको पासपोर्ट भी कह सकते हैं आप गाड़ी का, वो लाजमी है। अगर आपने यानी इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो वो आपको पासपोर्ट अपने होम कंट्री से बनवा के गाड़ी का जाना पड़ेगा, उसके अलावा उसके बगैर आपको वो एंट्री नहीं दे सकते हैं। और ओबियसली वीजा होने चाहिए, अगर आपको किसी मुल्क का वीजा रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे पास सबके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं, हमें तो सिर्फ हर मुल्क का वीजा आसानी से मिल जाता है क्या? हाँ, वही सब मैं बता रहा था कि हमारे पास तो सबके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, हमें सिर्फ ईरान का वीजा चाहिए था, वो भी हमने ऑनलाइन ले लिया था, या पाकिस्तान का वीजा हमें चाहिए था। तो इसके अलावा तो हमारे पास सारे कंट्रीज जितने भी आए हैं वो सारे वीजा फ्री थे। ओके, जबरदस्त। सिंपली जरा बच्चों से भी पूछ लें, बच्चों जरा जोर से बता देना, मजा आया? बोलो, मजा आया आपको? जी, आपको मजा आया ट्रैवल करते हुए? जरा जोर से बोल दो। जी आया, जबरदस्त जी, बेहतरीन। और अब आप वापसी भी इसी तरह करेंगे बाय रोड? जी बिल्कुल, वापसी भी हमारी इसी रास्ते से होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा रूट चेंज करेंगे, अभी हम तुर्की से ग्रीस की तरफ जाएंगे। अच्छा, ग्रीस से हम अल्बानिया और इस दफा बोस्निया। जी ड्राइव करती हैं, जब मैं थक जाता था तो ये ड्राइव करती थी, इनके पास लाइसेंस है यूरोपियन। क्या बात है, ज़बरदस्त जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे काशिफ साहब और उनकी फैमिली का। वो बाय रोड गाड़ी पर ड्राइव करके इटली से पाकिस्तान पहुंचे, बड़ा एक एडवेंचर है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया नाजरीन। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात हम कराते हैं आंसू बाई से, और आंसू बाई जो हैं वो उनको सिंध की मलाला कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है आपको दिखाते हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली माजूर खातून सहराए थर में बच्चों को तालीम देने के मिशन पर कोशां। बाहिम्मत खातून अपनी माजूरी को मजबूरी बनाए बगैर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने पर गामजन। पोलियो का शिकार खातून को सिंध की मलाला के नाम से भी जाना जाता है।
आंसू बाई कहती हैं घर घर जाकर लोगों को तरगीब दी कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे बच्चियों को पढ़ाऊँ और जो ये मर्द के शाना बशाना कदम कदम मिला के चले और वो अपना हक हासिल करे। कुछ साल कबल आंसू बाई ने अपने ही झोंपड़ी नुमा घर को स्कूल बनाकर बच्चों को तालीम देना शुरू की और अब मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे आकर तालीम हासिल कर रहे हैं। माजूरी की मजबूरी को बालाए ताक रख कर कौम की खिदमत में मसरूफ़ हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिम्मत खातून आंसू बाई कोहली को ज़रूरत इस अमर की है कि पार्लिमान जिसने उसे सिंध की मलाला का खिताब तो दिया, उसी पार्लिमान के मेंबरान उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके कदम से कदम मिलाएं तो यकीनन थर का चेहरा बदल सकती है। मुझे सिंध असेंबली में बुलवा के सिंध की मलाला का तो खिताब दिया, मगर मुझे कौन सी फैसिलिटी दी? यहाँ पे सिर्फ 2 रूम दिए, एक 3 किलोमीटर रोड दिया। अगर मुझे इतनी फैसिलिटियाँ मिलती ना तो मैं पूरे थर इलाके का जो है ना नक्शा ही चेंज कर देती। आंसू कोहली माजूरी के बावजूद एक फ़ाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। मिशन तक पहुंचने में बहुत कठिन मराहल तय करना पड़े। उनकी ख्वाहिश है कि गांव का हर बच्चा तालीम हासिल करके किसी बड़े मुकाम तक पहुंचकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कैमरा टीम के साथ दिलीप कुमार, 92 न्यूज़, उमरकोट। ये थी जी आंसू बाई, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और इनको अल्लाह ताला देखें इनकी मदद करें और ये फैसिलिटीज़ और इनको मिलें ताकि वाकई जो कह रही हैं कि थर का नक्शा बदलना है, थर का नक्शा बदलने में कामयाब हो। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद फ्राइडे फिटनेस। और आज फ्राइडे फिटनेस में बात होगी कि अगर आपके घर में डंबल्स नहीं है, कोई वजन उठाने की ऐसी चीज़ नहीं है, बोतलें पानी की उठा लें। अच्छा, यह ऐसे आइडिया ना दें शिफा प्लीज। पानी की एक बोतल है साथ में, एक बोतल है साथ में। हाँ, अब मैंने देखा था भरी हुई, खाली नहीं। एक्सरसाइज कर रही थी एक दिन, एक मूंगफली साथ में, एक मूंगफली साथ में, और क्या जबरदस्त इन्होंने वेट लिफ्टिंग की है उससे। पावर लिफ्टर हमारे साथ मौजूद है जनाब नवीद सिद्दीकी साहब, और पावर लिफ्टिंग कंपेटिटर भी है, पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप बताएं? ठीक, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, जब हमें यूजुअली जब हम किसी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखते हैं उसको तो वो तो वर्जिश वजन के साथ कर रहा होता है, तो वजन उठाकर वर्जिश करने में और वजन के बगैर डंबल्स वगैरह के बगैर वर्जिश करने में फ़र्क क्या है? इफेक्ट किसका ज़्यादा? बेसिकली रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर लेट्स से एक बंदा स्टार्ट कर रहा है और वो अपनी आर्म को पूरा मूव ही नहीं कर सकता, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगी? सिर्फ उसके आर्म को मूव करना, ठीक है। उसके बाद जैसे आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सकत दिया कि हम थोड़ा बहुत वजन भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे बॉडी ने हमें अडेप्ट कर लिया, हमारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो एक पर्टिकुलर वजन, जैसे आप लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 kg आप उठा सकते हैं अपने ईजिली। आप लेट्स से 5 kg, मैं हो सकता है थोड़ा तगड़ा हूँ तो इसलिए हो सकता है ज़्यादा उठा लूँ, ठीक है। तो हम हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। उसके लिए कि अगर हमने अपने मसल्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने हिसाब से, जिसने हमारी बॉडी पर आदत हुई हुई है, जिस वेट के ऊपर या अडेप्टेशन हुई हुई है, हमें अपनी बॉडी को ओवरलोड करना है ताकि प्रोग्रेस हो सके। एक चीज़ होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वो हर किसी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। अपने हिसाब से आपकी अगर 10 kg है इजी, तो आपने 12 पे जाना है। आपकी बॉडी 12 के लिए आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी, आपके लिए 6 पे। इस तरीके से तो आज आप हमें कौन सी एक्सरसाइज सिखाएंगे? हम ये एक्सरसाइज का सेगमेंट कर रहे हैं, इसमें हमने एक्सरसाइज सिखवानी है। हमारी टीम जरा देख लो, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो तब्दील होना चाहिए, थोड़ा देख लो मेरे दोस्तों, और मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाता हूँ, ठीक है जी? ठीक है। एक्सरसाइज और कौन सी वो वाली करेंगे? बात जो रह गई दरमियान में कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है, वेट्स वगैरह नहीं है, और वो चाह रहा है कि भाई बॉडी को पहले स्ट्रेंथन करे थोड़ा सा और फिर उसके बाद वेट की तरफ जाए, तो फिर वो क्या करे? उसके लिए फिर यही है कि अगर आपके पास लाइक यू हैव टू डू व्हाट यू हैव, लाइक यू हैव टू डू व्हाट यू हैव। इसमें ये सीन है कि सबसे पहले अगर एक आम बंदा जो रेजिस्टेंस के बगैर करना चाह रहा है, तो उसकी बॉडी की उसने ऐसे एंगल्स पे अपनी बॉडी को ट्रेन करना जिस पे उसके लिए डिफिकल्ट हो। जैसे अगर एक बिगिनर बंदा है, ठीक है, या एक थोड़ा सा ओवरवेट बंदा है जो कि नॉर्मल पुशअप नहीं कर सकता, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? इंक्लाइन पुशअप से। जैसे मैं नॉर्मली जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ एक कंपैरेटिवली लाइक एक हेल्दी बंदा है, वो पुशअप प्रॉपर कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बंदा जो ये नहीं, तो ये नॉर्मल पुशअप है, लेकिन अगर जैसे कोई बंदा नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा इंक्लाइन पे करेगा ताकि उसकी बॉडी का जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिट हो जाए। अच्छा। और उसके जो मसल्स को जितना ज्यादा काम करना पड़ा था वो थोड़ा कम करना पड़ जाए, ठीक है। अब ये कंपैरेटिवली एक
बंदे के लिए। अब जैसे अच्छा, अब ये तो कोई बंदा घर में अपने नहीं, अब जैसे मैं अपनी वालिदा को घर में ट्रेन करता था, तो वो उनके लिए काफी सालों से ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली एक मसला होता है जो आपके ओवरवेट होने की वजह से आपकी बोन्स के ऊपर या आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आता रहता है, जिसकी वजह से आपकी पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए कैमरा यहाँ तक जाएगा उस कॉर्नर तक, तो वो इंक्लाइन पे भी नहीं कर सकती थी अपने स्टार्ट में, यहाँ पे कैमरा आ जाएगा, उधर नहीं जा सकते। ये तो टीवी अच्छा, तो उसके लिए फिर बेसिकली उनको स्टार्ट कहाँ से करवाया, फ्रॉम वॉल, दीवार गिर जाए भाई जरा, दीवार के साथ, दीवार ना गिर जाए बस, ठीक है, वॉल वॉल पुशअप्स बेसिकली। आप वॉल पुशअप्स में जैसे लाइक बिल्कुल आप स्ट्रेट और बहुत इजीली कर सकते हो, तो एक आम बंदे के लिए स्टार्टअप ये भी हो सकता है, ठीक है। गुड, ये अपर बॉडी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप बॉडी वेट कर सकते हो, जैसे आप कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अब जैसे उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया, और ये कितने रेप्स होने चाहिए इनके? इट शुड बी एटलीस्ट 10 to 15, ठीक है, 10 to 15 रेप्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 से कम करते हैं, लेट्स से 5 4 3 रेप्स करने वाली एक एक्सरसाइज करते हैं, आपके जॉइंट्स पे ज्यादा जोर आएगा, ठीक है। ऐसा हो जो आप मल्टीपल रेप्स के लिए कर सकते हैं ताकि थोड़ा सेफ भी हो, आपका मसल भी। इधर आ जाए, पर रोशनी की जरा कमी है वहाँ पर, बिजली, ठीक है। तो ये बेसिकली अपर बॉडी की सबसे बेसिक एक्सरसाइज, आपको पता होगा, ठीक है। ये आपके कौन कौन से मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी? पुश मसल्स आपके अपर बॉडी के, जिसमें आपकी चेस्ट आती है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी आपके शोल्डर्स एंड थर्ड आपके ट्राइसेप्स। इन मसल्स का काम है कि आपके बॉडी से दूर किसी चीज को पुश करने का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पुल मसल्स आते हैं अपर बॉडी में, जिसमें हमारे पास है हमारे बाइसेप्स, जैसे हम यहाँ से इस तरफ अपनी तरफ खींचते हैं तो पुल होता है, ठीक है, पुल होता है। और बैक में आप नीचे से वजन उठाते हैं, लोअर बैक अपर बैक, तो आप वो बेसिकली एक पुल मूवमेंट है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे बेसिक जो है वो तो एक पुलअप है, पुलअप का बार हो कोई जगह लटकने, हाँ जी, लेकिन वो बेसिकली एक थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसमें फिर यही है कि आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की बात आ जाती है, तो वजन आपको रखना पड़ेगा, या वजन नहीं है कहीं वजन रखना पड़ेगा, वजन रखना पड़ेगा। या फिर ये कर सकते हैं कि आपके पास कोई नीचे बार हो, तो आप उसके लाइक जैसे बेड के कॉर्नर पे आप हैं, तो आप जैसे यहाँ पर सोफा है उसके नीचे आप पैर रख के आप अपने आप को ऊपर पुल करें, फिर आप पुश करें, फिर लाइक आप पुल करें, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरह की आपको रेजिस्टेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ अगर जैसे कोई भी बोतलें, जैसे आपने कहा बोतलें उठा लें घर में, बोतल्स को उठा के आप नीचे आपने यूँ उठाया और फिर आप झुके, यहाँ आप इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, यहाँ बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, यही अपर बॉडी का, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आप पुल अप बार हो या कोई ऐसी चीज़ से आप अपनी तरफ पुल कर सके, रेजिस्टेंस कर सके, ठीक है, बॉडी को उस चीज़ की तरफ खींच सके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनाड़ियों की तरह खुद ही लगे हुए होते हैं, और कहीं वो अपना शोल्डर डिसलोकेट कर लेते हैं, कहीं कोई हड्डी वड्डी पे जोर आ जाता है उनको पोस्चर नहीं पता होता। ये पता होता है कि भाई हमारे ट्रेनर ने हमें बताया था एक दफा कि ऐसे पुल अप कर लें, और फिर वो ट्रेनर हर वक्त उनके साथ नहीं होता, तो वो फिर घर में लटके हैं या कुछ है तो एक बाजू ऊपर एक नीचे। पोस्चर्स के हवाले से कितना ख्याल रखना चाहिए और कैसे मेजर करें, क्योंकि हर वक्त तो आपके पास नहीं होगा ट्रेनर। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्सरसाइज जिसपे मैं 6 या 5 से कम रेप कर सकता हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम है, अच्छा, ठीक है, रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे अगर आप शोल्डर डिसलोकेट की बात कर रही हैं, वो एक एंगल लगाएगा, गलत एंगल पे वो गलत चीजों को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो ज्यादा सारे रेप्स लगाएगा तो इसका मतलब है वो इजीली कर सकता है उस चीज को, बट वो मल्टीपल रेप्स के लिए ताकि उसके मसल की एक्टिवेशन भी होते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चक्कर है कि वो एक ही एंगल पे जहाँ ज्यादा ओवरलोड कर लेते हैं अपने आप को, तो इसकी वजह से क्या है, जो मसल जो लोड है वो उठा नहीं पाता और वो आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा भाई, पेट का मसला सबका होता है जी, बिल्कुल, और पेट निकलता है तो बस फिर वापस अंदर जाने का नाम नहीं लेता। आप घर पे बैठे बैठे विदाउट एनी वेट्स कोई पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उसको फर्क पड़े? नहीं, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होती, अच्छा, ठीक है, हाँ जी। सिंपल कॉन्सेप्ट है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का। वो जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप जमीन पे लेट के टांगों वो लेग रेजिस्टेंस में हमसे आते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, उसमें भी आते हैं, हम लोअर बॉडी एक्सरसाइज पे भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पेट को फोकस, या वो जो क्रंच अप्स वो होते हैं, बिल्कुल, अगर हम क्रंच कर रहे हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उससे ये ताल्लुक नहीं कि हमारे एब्डोमिनल के ऊपर जो फैट है, चर्बी है, वो खत्म होगी। अच्छा, नहीं, हाँ, तो फिर वो कैसे खत्म होगा? वो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। अगर मैं जैसे मैंने आपको दूसरे एक्सरसाइज पुशअप्स दिखाई, आपको रेजिस्टेंस करें, अपनी बॉडी को टॉर्चर करें किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के, तो टॉर्चर मतलब कि इन टर्म्स आप अपनी बॉडी को टेस्ट कर रहे हैं, फिजिकली थोड़ा पुश कर रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी करेगी, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन करेगी, जो आपने खुराक खाई है जिसमें ग़िज़ा जिसको बोलते हैं ग़िज़ा, वो ब्रेक डाउन करेगी और वो कैलोरीज होंगी बेसिकली सारी, ठीक है। अब वो हर किसी की अलग है, जैसे आप लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जैक्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चलें आपके लिए 2000 है, आपके लिए 2500 है, मेरे लिए 3000 है, ठीक है। तो अब अगर लेट्स से मेरा जिस्म जो है वो 3000 में इनटेक कर रहा हूँ अपने दिन के दौरान खुराक के थ्रू, लेकिन मैं अगर जो बर्न है, ठीक है,
वो मैं करूँ 2500, तो 500 का घाटा और 500 मेरी बॉडी फैट में और चीज़ों के अंदर ऑडिपोस टिश्यू किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो सारी गेम इसके कि आपने बर्न कितना किया और आपने खाया कितना, ठीक है। अगर आपने बर्न ज़्यादा किया खुराक खाने से, जैसे 3000 मैंने कंज्यूम किया, 3500 मैंने बर्न किया, मेरी बॉडी फैट रिड्यूस करेगी, क्योंकि वो 500 कैलोरीज बॉडी को कहाँ से पूरत करनी है, वो आपका फैट खाएगी, ठीक है। उसके लिए रनिंग, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आप करें, उससे आपका फैट रिड्यूस होगा। तो लोगों का पेट फिर क्यों नहीं अंदर जा पाता, ये तो बड़ा एग्जैक्टली यही मसला है, क्योंकि लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, वो कहते हैं हम 100 क्रंचेस कर लिए, हमने ट्रेनर हमारे बहुत हालत टाइट कर दी जिम में, लेकिन वो बाहर जाके फिर कुछ फैटी चीज खा लेते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट्स वाली, कोई शुगरी चीज खा लेते हैं, तो उसकी वजह से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। अब वो कहते हैं जी कि हम एक्सरसाइज तो दबा कर रहे हैं, लेकिन हमने खाना दबा के, आप एक बर्गर जैसे खाते हैं तो नॉर्मल बर्गर 600-400 कैलोरीज का होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडमिल पे आधा घंटा भी भाग रहे हैं तो मुश्किल से आप 100 कैलोरी बर्न करेंगे, तो आप क्या 3 घंटे ट्रेडमिल पे भागेंगे वो एक बर्गर बर्न करने के लिए? सही है, समझ हो नहीं सकता। तो बस फिर एक काम करते हैं ना, फिर अगली दफा आपके साथ हम लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। अभी एक दो बता देते हैं क्या कुछ टाइम, अभी हमारे पास बस ब्रेक पे जाना है, आखिरी हिचकियों में हम खड़े हुए हैं। अच्छा, तो कहते ना जान अटकी भी होती है कभी, तो वो जान अटकी भी है हमारी, लेकिन ये कि हमें ब्रेक पर जाना है। थैंक यू नवेद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। शरीयत का मंशा मालूम करने के लिए लोग जिन चंद शख्सियात की जानिब रुजू करते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उनमें शामिल हैं और मानसेरा की तहसील ओगी में 8 फरवरी 1945 को पैदा हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और आज पाकिस्तान उन्हें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के नाम से जानता है। तंजीमुल मदारिस के वो सदर भी हैं। 1973 से दारुल उलूम नई मियां में तदरीस का काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शरई मौज़ूआत पर बेशुमार कुतुब लिख चुके हैं और दारुल इफ्ता की जिम्मेदारियाँ भी संभाले हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग उनसे मसाइल के हल के लिए रुजू करते हैं। तवील अरसे तक रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन रहे, मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई काउंसिल्स के एजाजी मेंबर भी रहे, और अब हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आपको एक मरतबा बहुत बहुत मुबारकबाद। सितारा इम्तियाज आपने हासिल किया, बहुत मुबारक हो सर आपको। शुक्रिया आपका। सर ये बताएं सबसे पहले कि आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहा जाता है, ये लक़ब जब आपको पहली मरतबा मिला था तो ये कैसे मिला था, और आपको ये इसकी पीछे की क्या कहानी है, दास्तान है, वो अगर आप हमारे नाजरीन के लिए थोड़ी सी बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके इंट्रो के हवाले से बता दूं कि मेरा आबाई ताल्लुक़ ज़िला मानसेरा की तहसील उगी है, फिर उसका इलाक़ा है अपर तनावुल, उसका एक ज़ैली इलाक़ा है जिसको खन कहते हैं, और उसका एक गांव है नंबल, जो मेरी जाए विलादत है, मकाम विलादत है, और 19 दिसंबर 1964 से मैं कराची में हूँ। अब मेरा शहर कराची है और मेरी इल्मी और अमली ज़िंदगी कराची में गुज़री है, और इसी शहर ने मुझे तारुफ और पहचान दिया है, इसलिए मैं बिल्कुल शहर कराची का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अहले पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और अब आप सवाल फरमाइए। मुफ्ती आज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान में रियासती जी पाकिस्तान में रियासती और हुकूमती सतह पर मुफ्ती आज़म का कोई मनसब नहीं है। हर मकतबे फ़िक्र वाले अपने जिस आलिम पर, मुफ्ती पर, फ़कीह पर एतमाद करते हैं,
वो अज़राए महब्बत उन्हें मुफ्ती आज़म के लक़ब से याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये दावा नहीं है कि मैं कोई इल्म में सबसे बड़ा हूँ। माशाअल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ में एक से एक बड़ा आलिम, एक से एक बड़ा मुफ्ती और एक से एक बड़ा फ़क़ीह मौजूद है। जहाँ तक सितारा पाकिस्तान मुझे ये बताइए कि आपकी जो दीनी तालीम है उसका आगाज़ कैसे हुआ? घर वालों की तरफ से उस जानिब रग़बत दिलाई गई या माहौल घर का पहले से इसी तरह का था या आपका अपना शौक़ था? मेरा ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है, हमारे आबा वजदाद 7 पुश्तों से दीनी इल्म के मैदान में चले आ रहे थे और अपने पूरे इलाक़े में उनका एक बड़ा नाम था, मकाम था, इल्म के एतबार से भी और वरा व तक़वा के एतबार से भी। इसलिए ये विरासत और तवारुस मुझे अपने ख़ानदान से मिला और इब्तिदाई तालीम मैंने अपने वालिद माजिद और अपने दादा जान से हासिल की, लेकिन साथ साथ चूँकि स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहा था और हमें पहाड़ी इलाके में 5-5 मील पैदल चलकर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल पढ़ना पड़ा और फिर 1961 में मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद मैं लाहौर आया तो वहाँ मेरी मादरे इल्मी जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर था। फिर मैं 19 दिसंबर 1964 को कराची में आया और यहाँ मैंने अपनी दीनी तालीम की भी तकमील की और उसके साथ साथ जो असरी तालीम है मैंने मास्टर भी किया, LLB भी किया, B.Ed भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही मेरी किताबें कॉलेजेस में भी निसाब में हैं और LLB में भी निसाब में रही हैं और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ भी हूँ और उसके साथ साथ हमारा अपना इदारा है दारुल उलूम जामिया नईमिया कराची जो 1973 में क़ायम हुआ और ये पाकिस्तान के में अहले सुन्नत व जमात के मरकज़ी दीनी तालीमी इदारों में से एक है। फिर मैं तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की आमिला में रहा, फिर मरकज़ी नायब सदर रहा और फिर ये जब सन 2000 के बाद फिर मैं तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का सदर बना और अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अच्छा, आपको जो वजह मदारिस से मिली थी, सारी कौम ने आपको जाना और जी हाँ, मैं का आप एक ऐलान करते थे चांद का और सबको इंतजार होता था और बड़ा एक तवील अरसे तक आप उस अहम ओहदे पर फाइज रहे। उस पे उसके हवाले से जरा बताएं, आपको याद आता है वो सारा? मैं 2001 से 2020 तक मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का चेयरमैन रहा। चूँकि जब मेरा दौर आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइवेट सेक्टर में बहुत फैल चुका था, इसलिए इस हवाले से इस मनसब को भी ज़्यादा पहचान मिली और अल्लाह के फजल व करम से तारुफ़ भी मिला और मैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान का भी रुकन रहा हूँ और मेरे जो जारी करदा फतावा हैं तफ़हीमुल मसाइल के उन्वान से उनकी 13 जिल्दें मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही मौजूद हैं और ये सिलसिला
जारी व सारी है। मैं अखबारात में कॉलम भी लिखता हूँ, रोज़नामा जंग में हफ्तावार कॉलम तफ़ीमुल मसाइल के नाम से हर जुमे को आता है। रोज़नामा दुनिया में हफ्ते में 2 दिन कॉलम लिखता हूँ और मेरे उन कॉलमों का मजमुआ जो रोज़नामा दुनिया में, रोज़नामा जसारत में, रोज़नामा इस्लाम में फिर तबाह होते हैं, तो वो 7 मुजल्लदात पर मुश्तमिल आईना अय्याम के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में मौजूद है। लेकिन रुयत इलाल की तरफ आना चाहूँगी मैं कि ज़ाहिर है वो एक बड़ी अहम जिम्मेदारी थी और बड़े लंबे अरसे तक आपने उसको सरअंजाम दिया बड़ी बखूबी, लेकिन उसमें लोगों के कुछ एतराज़ात भी आते थे, कुछ लोग बड़ी तनकीद ज़ाहिर करते थे। केपी में ईदें पहले हो जाती थी, हमारी कौमी सतह पर ईद बाद में होती थी, तो उस तनकीद से आप कैसे डील करते थे? और केपी वालों का अक्सर ये एतराज़ आता था कि मुफ्ती साहब हमारी शहादतें नहीं सुनते और पंजाब के हिसाब से ईद कर देते हैं या कराची के हिसाब से, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते थे? ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। सदर अयूब ख़ान के ज़माने में भी ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि आधी रात को बन्नू या कोहाड़ से चांद का ऐलान कर दिया गया, जबकि कौमी सतह पर एक ऐलान हो चुका था। तो उस वक्त तो रेडियो पाकिस्तान था या PTV था, तो उलमा ने उससे इख्तिलाफ़ किया और फिर 2-3 उलमा को 3 माह तक कोयटा में नज़रबंद कर दिया गया था। तो ये सिलसिला पहले से चला आ रहा है, लेकिन पहले चूँकि मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लिहाजा रेडियो पाकिस्तान पर ऐलान हो गया और बाद में जब PTV आया तो PTV पर ऐलान हो गया और किस्सा तमाम हो गया। बाकी मकामी सतह पर किसी अखबार में छप गया, लेकिन जब 2000 के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइवेट सेक्टर में आया, तो आपको पता है कि आप हजरात ने अपने रौनक़ें बुलंद बाला रखने के लिए कंट्रोवर्सी को उछालना होता है और डिबेट कराने होते हैं, तो उस वजह से इसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, वरना ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है और ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि मरकज़ी रोयत इलाल कमेटी पाकिस्तान में तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद और मुसल्लमा उलमा मेरे साथ होते थे। सुपारको का नुमाइंदा, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे और प्राइवेट माहिरीन, और इत्तेफाक राय से फ़ैसला होता था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसे कबूलियत मिलती थी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक और चीज़ की तरफ चाहूँगा। आजकल हम ये देखते हैं कि एक ऐसा मामला है कि नौजवान जो हैं वो उलमा से दूर होते जा रहे हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि उलमा जो है वो नौजवान से कनेक्ट नहीं कर पाता है, उन्हें बहुत सारी आज की चीज़ों का पता नहीं होता, और फिर दूसरी चीज़ ये भी आती है कि उलमा आपस में भी जो है वो इख्तिलाफात करते रहते हैं। तो कैसे इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है? उलमा को क्या करने की ज़रूरत है और नौजवानों को क्या करने की ज़रूरत है? देखें, दलील और इस्तिदलाल की बुनियाद पर इख्तिलाफ की रिवायत कर्न अव्वल से चली आ रही है, लेकिन इख्तिलाफ को दलील और इस्तिदलाल की मीज़ान पर परखना चाहिए, उसे निज़ा और फसाद का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। तो मेरा ताल्लुक़ उस इल्मी तबके से है कि जो दलील व इस्तिदलाल की बुनियाद पर अपनी बात कहते हैं, अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप इल्म के किसी शोबे में चले जाएं, वहाँ आपको इल्मी इख्तिलाफात मिल जाएंगे, लेकिन ये इख्तिलाफात उसूल में नहीं होते,
ज़रूरियात दीन में नहीं होते, मुसल्लमात में नहीं होते, फ़ुरूई मसाइल पर होते हैं और इससे तहक़ीक़ का दायरा वसी होता है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि नौजवान तो अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, ऐसा नहीं है कि नौजवानों का ताल्लुक़ उलमा से टूट गया है। आप हमारे मस्जिद में आएँ, इज्तिमात में आएँ तो आपको बुज़ुर्गों के मुकाबले में नौजवान ज़्यादा नज़र आएंगे। मगर ये जो सोशल मीडिया का एक बहरे ज़ख़ार मैदान में आ गया है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कंट्रोल करना न हुकूमतों के बस में है न किसी और के बस में है। लिहाजा ये दो धारी तलवार है। इससे तालीमी मकसद भी हासिल किया जा सकता है, इसको अवेयरनेस और आगही के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको फितना और फसाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ये बाय एंड लार्ज बड़े पैमाने पर ये एक आलमी मसला बन चुका है। ये मसला अब अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी दरपेश है, यूरोप को भी दरपेश है। हमारे मुल्क में ये मसला इसलिए है कि हम टेक्नोलॉजिकली उतनी बुलंदी पर नहीं हैं कि मनफी चीज़ों को की फ़िल्ट्रेशन के लिए, तख्तीर के लिए, ततहीर के लिए कोई निज़ाम वज़ा हो और ऐसी चीज़ें जो दीन के लिए या मुआशरे के लिए या रियासत के लिए नुकसानदेह हैं उनका सद्दबाब किया जा सके। इसका नतीजा ये है कि आज जो आप लोग मजहबी फ़िरक़वारियत का रोना रोते थे, उससे ज़्यादा तो सियासी फ़िरक़वारियत बहुत दूर तक चली गई है। और हमारे यहाँ जो एक अखलाक का, आदाब का, इख्तिलाफ का जो मेयार था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया और एक दूसरे की तज़लील को, तहक़ीर को, तौहीन को अपना शियार बना लिया गया है। और सियासी पार्टियों ने एक बड़ा नेटवर्क सरमाए के बल पर कायम किया है। ये चीज़ जो है ये हमारी अखलाकियात के लिए और मजमूई कौमी अखलाकियात के लिए, कौमी वहदत के लिए तबाहकुन भी है और नुकसानदेह भी है। और हुकूमत को भी, रियासत को भी और जो अहले फ़िक्र व नज़र हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको मिलकर इसके बारे में कोई हिकमत अमली और कोई तदबीर मुरतब करनी चाहिए। क्यों कि इससे छुटकारा पाना अब हमारे बस में नहीं है, इख्तियार में नहीं है, तो इसलिए ये मसाइल दरपेश हैं। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाज़रीन। मुफ्ती मुनवान साहब पाकिस्तान के जय्यद उलमा में मुफ्ती साहब का शुमार होता है, हमारे साथ मौजूद थे। आगे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम अगर मुफ्ती साहब हमें और दे दें तो हम मदारिस के रिफॉर्म्स के हवाले से और किस तरह से मदारिस में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी उनसे बात करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह एक लंबा सेशन लगाएंगे। आज खालिसतन हमारा सारा सेगमेंट मुफ्ती साहब की अपनी ज़ाती अचीवमेंट्स के हवाले से था। हम कराची की तरफ जाते हैं। कराची में जो कि इलेक्ट्रिक का सारा मामला है, जो सारा हमने आज आपको पहले भी बताया कि बिजली की बिलों की जो एक सूरत हाल डेवलप कर गई है और फिर पाकिस्तान में इंतखाबात का ये साल है नहीं है, अगले साल होंगे, क्या होंगे, इसके हवाले से हम आप करेंगे आपसे गुफ्तगू। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताएं आपका बिल कितना आया है सर? वाह 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 बिल बहुत आया है, बहुत। और भाई ये हम लोगों का जो मसला है ना, मिडिल क्लास लोगों का, वो तो मार दिया इन्होंने, तबाह कर दिया। और एक तो आपको मैं देखें मुख्तसर बताता हूँ कि ये जो एवरेज बिल है ना जी, जो खुद नेपरा ने बताया है, जो एवरेज कॉस्ट है वो 6 रुपये 73 पैसे है पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है। उसके ऊपर 16-17 रुपये वो हैं जो इन्होंने नालायकों ने मुआहदे किए थे ना, और उन मुआहदों को बरकरार रखा था पिछली हुकूमत ने। नवाज शरीफ के ज़माने में हुए थे, पीटीआई ने बार बार कहा कि हम चेंज कर देंगे, चेंज नहीं हुई।
और उसके बाद दोबारा 1.5 साल इनकी हुकूमत रही, 1.25 साल, इन्होंने भी नहीं किया। टेक और पे के मुआहदे हैं और हम बिजली खर्च करें ना करें वो पैसे अदा करने पड़ते हैं। उसके नतीजे में ये कॉस्ट बन जाती है 22.5 रुपए। 22.5 रुपए के बाद फिर इनके टैक्सों का निजाम शुरू होता है, PHL टैक्स। अच्छा, वो टैक्स है कि जो विफाकी हुकूमत किसी वक्त भी लगा सकती है। और इसमें सेल्स टैक्स, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फिर इसमें एक फर्दर टैक्स, फिर इसमें टीवी के लाइसेंस की फीस, फिर इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फिर क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये इतने सारे जो है चाहे मीटर टैक्स, ये सारे टैक्स मिलाकर हमें ये दबाते हैं और ये कहते हैं कि चूंकि IMF का हम प्लान में हम गए तो IMF हमसे ये कहता है कि अगर आप ये टैक्स जमा नहीं करेंगे तो हमारा कर्जा कैसे अदा कर सकेंगे। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि IMF आपसे सिर्फ बिजली के और पेट्रोल की कीमतों के टैक्स मांगता है, IMF जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं मांगता? 4 अरब रुपए जमा हुए हैं पाकिस्तान की तमाम तर जागीरों के टैक्स से। आप बताइए 4 अरब रुपए, और जो सैलरीड लोग हैं ना, जो आप हैं और मैं हूं, हमने दिए हैं 300 अरब रुपए। और ये जो जागीरों की मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसकी 1 एकड़ जमीन है, थोड़ा सा उसके पास वो अपना खाता है, अपना उगाता है, अपना खाता है। जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, जो खान हैं, जो सरदार हैं, जिनकी हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़, यानी 50 एकड़ से ज्यादा लोग, सिर्फ जो है वो 1.5% है जिनके पास तकरीबन 30% लैंड मौजूद है। और अगर इसको आप 25 एकड़ से ज्यादा वाला कर लें तो 4% के पास 40% लैंड है, बाकी छोटे जरा जो किसान हैं। आप मुझे बताइए कि इन जागीरदारों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? इन पे टैक्स लगाओ, हमारा टैक्स कम करो। लेकिन जागीरदार चूंकि असेंबलियों में बैठे हैं, जागीरदार चूंकि सब जगह बैठे हैं, इन्हीं की शुगर मिलें भी चलती हैं, इन्हीं की जो है वो टेक्सटाइल भी चल रही होती है बहुत सारों की। तो इसलिए ये जो हुक्मरान तबका है, ये अपनी याशिया कम क्यों नहीं करते? ये अपनी गाड़ियां छोटी क्यों नहीं करते? ये 1000 सीसी पे क्यों नहीं आते? यानी चलाएं ये गाड़ियां, ये वीगो, और ये चलाएं रीवो, और पैसे हम दें। यानी इनको तो हाँ बिल्कुल, जो बिल है उसको देख के हम तो बिल ही उठते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब जैसे कराची की अगर हम बात करें, कराची में के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा के जो कि हमेशा से यूं लगता है कि बस ये है, पहले KESC था, फिर वो KE हुआ और वही सारे निज़ाम संभालेगा। उसके साथ ऐसा क्या मुआहदा है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता या उसको अंडर कंट्रोल नहीं लाया जा सकता? इसमें मुआहदे से ज्यादा इनके मफादात हैं हुक्मरान तबके के, और हर पार्टी के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करती है। इनके मुआहदे में तो ये था ना कि ये 378-70 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 साल में। मेरे ख्याल 19 साल में नहीं की इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट। इनके मुआहदे में तो ये था कि लाइन लॉसेस कम करेंगे, पाकिस्तान की जितनी डिस्कोज हैं सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। इनके मुआहदे में तो ये था कि ये सस्ती बिजली बनाएंगे, ये पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली बनाते हैं। इनके मुआहदे में तो और चीजें थी बहुत सारी जो इन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन मुआहदा कैंसिल नहीं होगा, लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, नेपरा भी इनसे मिली हुई, हुकूमत भी इनसे मिली हुई। और ये इतना, इनके मीटर तेज चलते हैं, आप इनके जाएं और इनसे शिकायत करें तो ये खुद ही चेक करके बताते हैं मीटर सही चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स 2005 के मुकाबले में कम जनरेट करना शुरू कर दिए, 9% कम हो गए, सारिफीन डबल हो गए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने बिल बढ़ा दिए हैं, इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कम होने के बावजूद लॉसेस बढ़ा दिए हैं, और इसके नतीजे में हम बर्बाद होकर रह गए। लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट के जितने ताकतवर लोग हैं और जितने मुक्तदिर तबका है वो पूरा का पूरा के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ है। अब हाफिज साहब एक और चीज है, और एक और बंद गली में हम चले गए हैं कि एक तरफ बिजली के बिल आ रहे हैं और कीमतें बढ़ाने का मैंडेट है हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट को, लेकिन इसके अलावा कोई पॉलिसी डिसीजंस तो जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो अब आगे इंतखाबात का भी सारा सिलसिला जो है वो भी एक धुंधला सा ही नजर आ रहा है। कोई कहता है मार्च में है, कोई कहता है मई में है। तो मार्च मई तक तो ये कीमतें बढ़ाई जाएंगे अगर और बढ़ानी है, लेकिन इनमें कोई रिफॉर्म तो नहीं हो सकेगा इदारों में या बिजली के बिलों में या टैक्सेशन में। ये जो आखिर में जाते जाते 25 तरह के बिल पास करके गए थे, और उनमें से बहुत सारे तो सदर मुमलिकत ने पास भी कर दिए थे, उसमें ये शामिल है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि IMF के साथ इनका ये मुआहदा तय पाया था। इसलिए हम पर टैक्स लगाने के लिए तो ये बाइख्तियार हैं, ये बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए बाइख्तियार हैं, ये पेट्रोल बम गिराने के लिए बाइख्तियार हैं,
लेकिन रिलीफ देने के लिए क्यों नहीं बाइख्तियार हैं? इनके पास पूरा इख्तियार मौजूद है, ये बिजली के बिल कम करें। और देखें ये इस तरह काम चलेगा नहीं। हमने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है आज से। आज पूरे शहर में एहतजाज हो रहा है, मैं ताजरों के साथ एहतजाज में शरीक हूंगा और हमने गवर्नर हाउस का भी ऑप्शन रखा है। कल हम एक वसीतर मुशावरत बुला रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हाफिज साहब आप ऐलान करें, हम बिल अदा नहीं करेंगे। आप बताएं कि जब लोग इस पर आ जाए। मेरे पास इस वक्त आपके मीडिया का एक कारकुन खड़ा हुआ है जिसने मुझे बताया कि मेरी तनख्वाह 35,000 है और मेरा बिल जो है वो 28,000 का आया है। ये कहां जाएगा? मर जाए। इसके पास कोई एसी नहीं है, इसके पास कोई लग्जरी नहीं है। आप बताएं तो सही कि हमारे साथ ये सलूक करोगे, फिर तुम कहते हो कि तुम अच्छे बच्चों की तरह जबर को और जुल्म को बर्दाश्त करो और कुछ भी ना करो। तो अगर लोगों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया तो इनका नातका बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरअमन मुजाहिमत को आगे बढ़ाएं और लीड करें। और मैं कश्मीर में जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, दानिशवराना हमारी 30,000 बिल जला दिए उन्होंने। जी बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप होने चाहिए। कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने 30,000 बिल जला दिए वो नहीं अदा कर रहे, तो क्या अब हम इस रास्ते पर जा रहे हैं या आपका ये आइडिया है? मीटर उतारने वालों को लोग मार रहे हैं अब। भाई देखे ना, ये होना नहीं चाहिए। ये क्यों हो रहा है इसका सबब तो जाने ना। हमारे काकड़ साहब आए, तशरीफ लाए, 2 दिन अपनी पसंद की पार्टियों से मिलकर चले गए। सही है ना, उन्होंने तो ये तौफीक भी नहीं हुई उनको कि जिसने सबसे ज्यादा वोट कराची में लिए उनसे कम से कम पूछे तो सही कि हाल क्या है। और दानिशवराना बातों से क्या भूख मिटती है? बिजली का बिल कम हो जाता है? ये दानिशवरी नहीं चाहिए हमें मसले का हल चाहिए। हमारी जो बिजली के इन्होंने टैक्सेस लादे हुए इसको कम करें। हम भी बैठ जाएंगे सड़कों के ऊपर, फिर हम पूछेंगे, फिर ये हमसे शिकायत ना करें। इसलिए हम ये समझते हैं कि पुरअमन तरीके से अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको समझें। इस वक्त पाकिस्तान भर के लोग बिल्कुल तंग आ गए हैं और तंग आमद बजंग आमद होता है। या खुदकुशी करें, अपने बच्चों को गोलियां मारें, जो एहतजाज का प्लान है वो क्या है? या फिर वो बाहर निकलकर कानून हाथ में लें। जी देखें, अब हमने सीधी बात यह है कि हमने आज से एहतजाजी तहरीक शुरू की है। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जमात इस्लामी अनारकी की तरफ नहीं जाना चाहती। हम नहीं चाहते कि लोग कानून को हाथ में लें। हम नहीं चाहते कि लोग अमले को मारपीट करना शुरू करें। हम नहीं चाहते कि किसी तरह जलाओ गिराओ। इसीलिए हम लीड कर रहे हैं। कोई और पार्टी इस मसले पे इसलिए सामने नहीं आती कि सब बिके हुए लोग होते हैं। सबकी कीमतें क्या इलेक्ट्रिक ने लगाई हैं। यहां पर एमक्यूएम ने इनके रिकवरी अफसरों का काम किया, इनके अस्करी विंग ने। यहां पीपल्स पार्टी इनके हाथों बिकी हुई है। यहां पीटीआई ने 3.5 साल कोई रिलीफ नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया। यहां नून लीग पूरी तरह से इनको सपोर्ट करती है। जेयूआई तो कराची में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन पूरे मुल्क में भी ज़ाहिर हुकूमत में शामिल है। ये सारी जमातें जो फैसले मिलकर कर रही हैं वो आम दुश्मन फैसले हैं। तो हम इन लोगों के ऊपर तो कौम को नहीं छोड़ सकते। हम मैदान में हैं मौजूद और इंशाअल्लाह ताला लोगों की तर्जुमानी भी करेंगे और अवामी दबाव के जरिए से इनको मजबूर भी करेंगे कि ये रिलीफ दें। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अदालतों में फैसले नहीं होते। आप बताएं ना, अदालतों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का केस जो है पिछले साल हमने दाखिल किया था, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। हाँ। और स्टे पे चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। माफियाओं के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, अदालतें इंसाफ नहीं देती, तो कहां जाएं फिर हम? अच्छा, अब एक और मामला है इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन ने आपको भी मदऊ किया है, उसमें क्या ऐसी तजावीज होंगी, क्या डिमांड होगी? भाई इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए, अपने वक्त पर होना चाहिए, हल्काबंदियां दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन अहले कराची का तो मसला यह है ना कि हमारी तो गिनती पूरी नहीं हुई। हमारी गिनती पूरी होती तो हमारी सीटें कौमी असम्बली में 32 से 35 हो जाती ना। अभी तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके 1 सीट का इजाफा हो रहा है और हमारी सूबाई असम्बली में आधी सीटें हो जाती सिंध असम्बली की। आपसे आप वडेरा शाही से निजात मिल जाती। लेकिन ये तो सब मिलजुल कर काम करते हैं और 8-10 लाख वोटों का इजाफा करके इन्होंने कह दिया कि साहब हमने बड़ा तीर मार लिया है। ओ भाई, वो तो 1,60,00,000 ही गलत था और उसी की अगर आप जो ग्रोथ रेट निकाल लेते वही 1,85,90 लाख बन रही थी। तो क्या कमाल किया इन लोगों ने। और अब ये धोखा दे रहे हैं, छुरा घोंपा इन्होंने। 1.5 करोड़ आबादी हमारी कम कर दी है। तो पहले तो इस मसले को तो सेटल करें, फिर उसके बाद इलेक्शन की भी बात। लेकिन इलेक्शन यानी देखें ना, ये सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। फिर कहते हैं कि अगर हम मर्दमशुमारी को ठीक करेंगे तो इलेक्शन डिले हो जाएगा। इलेक्शन पहले डिले करना चाहते हैं, ना इस तरह आइन की पाबंदी कर रहे हैं, ना उस तरह आइन की पाबंदी कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हल्काबंदियां और गिनती और हल्काबंदियां भी दुरुस्त होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जितने तकाजे हैं, ये मुतनासिब नुमाइंदगी पे क्यों नहीं जाते? फिर कहेंगे ये तो पार्लियामेंट का काम है। मसला यह है कि आज से 10 साल पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को बुलाया था तो सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने इत्तेफाक नहीं किया था इस पर। हमने कहा था मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन कराइए, आपसे आप जागीरदारों का मसला सेटल हो जाता। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। इसी तरह हमने मल्टीपल रिफॉर्म्स की बात की। वो ईवीएम मशीन कहां है जिसकी दावे होते रहे?
अभी भी उसी मैनुअल तरीके से करेंगे, फिर आपके हाथ में होगा सारा सिस्टम उठाएं या सारा सिस्टम बिठाएं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वो पोजीशन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह बाइज्ड होकर सामने आता है, अभी हमने कराची के इंतखाब में देखा, पूरे इंतखाब पे कब्जा हो गया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बना रहा, उनकी मर्जी के लिखे हुए फैसले सुनाता रहा, पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा मेयर मौजूद है। वोट हमारे ज्यादा, सीटें हमारी ज्यादा थी, हमारी सीटें खाते चले गए, हमारी सीटें जब अलायंस करके ज्यादा हो गई तब भी हमें हरा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह कराची वाले इलेक्शन अगर पाकिस्तान में कराने हैं तो फिर ये जहमत करने की जरूरत क्या है? इसलिए अगर आप बुला रहे हैं तो फिर आप अमल दरामद भी करें और रिफॉर्म्स भी करें, और पहले तो हिसाब दें कि कराची में ये कब्जा मेयर क्यों बैठा हुआ है इस वक्त, कराची में ये पीपल्स पार्टी की कब्जा बल्दियाती हुकूमत क्यों मौजूद है, पहले इसका तो जवाब दें, तभी तो पता चलेगा कि मुल्क का इलेक्शन आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। बिल्कुल सही, करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, सबसे अहम बात बिल्कुल यही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हाफिज नईम साहब मौजूद थे। बिजली के मामलात और इलेक्शन के मामलात, ये दोनों ही गंभीर सूरत हाल में, और हम भी गंभीर सूरत हाल में। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।